अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, गुड मॉर्निंग। जी आयन हूँ और इसके साथ साथ सुबह बखैर। मैं हूँ आपका होस्ट शराज बट सिटी एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपकी दिन की शुरुआत जो है वो अच्छी हुई होगी। मैं हमेशा कहता हूँ कि दिन की अगर शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन जो है बहुत अच्छा गुजरता है। पॉजिटिव वाइब्स जो हैं उसके ऊपर फोकस किया करें, नेगेटिव को जाने दिया करें। वैसे भी अगर बात करें नेगेटिव पॉजिटिव के हवाले से तो हमारी जिंदगी के अंदर मायूस कर देने वाले लोग, नाउम्मीद कर देने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं और पॉजिटिवली मोटिवेट करने वाले लोग जो हैं वो बहुत कम हैं। अगर आपकी जिंदगी के अंदर कुछ चंद ऐसे दोस्त भी हैं जो आपको पॉजिटिवली मोटिवेट करते हैं, उन लोगों को अपने पास से जाने मत दीजिएगा, उनको अपने इर्द गिर्द रखिएगा। अपनी जिंदगी के अंदर 4-5 दोस्त ऐसे जरूर बनाइए जो कि आपको पॉजिटिवली मोटिवेट करते हैं। हाँ, ये करो, करके दिखाओ, तुम कर सकते हो। क्योंकि ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो आपको ये कहेंगे तुम्हें किसने कहा था ये करने को, मैंने कहा था ना तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे। ऐसे लोग बहुत ज्यादा हैं। तो जो लोग आपको मोटिवेट करते हैं उनके साथ जुड़े रहिए। अगर जुड़े रहेंगे ऐसे लोगों के साथ तो फिर आप तरक्की भी करेंगे और कामयाब भी होंगे। इसी खूबसूरत बात के साथ अपने दिन को आगे बढ़ाते हैं और हमारे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले हम सबसे पहले बात करते होते हैं मौसम के हवाले से। मौसम जो है इस वक्त बहुत ज्यादा जो अनप्रेडिक्टेबल मौसम हो चुका है। सुबह उठते हैं और आपको स्मोक देखने को मिलती है। जो लोग सुबह की सैर करते हैं उनके लिए बड़ा मसला है। तो आज बात करेंगे टुडेज वेदर के इस सेगमेंट में। मौसम के हवाले से खास तौर पर बात करें तो इस वक्त कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड और ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत जो है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब कहा जा सकता है ऑफिशियली कि एसी जो हैं वो बिल्कुल बंद हो चुके हैं और लोगों ने जो है वो अब पंखे चलाना शुरू कर दी हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो दिन भी दूर नहीं है जब पंखे भी बंद हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्मोक बहुत ज्यादा है, डेंसिटी स्मोक की जो बढ़ती चली जा रही है। स्मोक जो है वो स्मोक और फोक को मिला दिया जाए तो स्मोक बनती है जो कि बहुत ज्यादा जहरीली होती है और आपकी सांस के लिए, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। इसमें अपना ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखने के लिए सिर्फ एक प्रिकॉशन है, वो एक प्रिकॉशन है मास्क का पहनना। अगर आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि मास्क का इस्तेमाल कीजिए ताकि आप इस स्मोक जैसी जहरीली बीमारी से बचे रहिए। और क्योंकि सालाना अगर बुनियादों पर देखा जाए रिकॉर्ड के मुताबिक, अदादोशुमार के मुताबिक तो सैकड़ों जाने जाती हैं सिर्फ और सिर्फ सांस की बीमारियों की वजह से। तो सांस की बीमारियों से बचने के लिए, अपने आप को बचाए रखने के लिए, जल्द की बीमारियों से बचने के लिए, आंखों की बीमारियों से बचने के लिए स्मोक से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी स्किन को ज्यादा से ज्यादा मॉइस्चराइज रखिए और इसके साथ साथ मास्क का इस्तेमाल जरूर करिए। चलते हैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास हमेशा एक सालगिरह मौजूद होती है और आज भी एक बड़ी खूबसूरत सालगिरह है। सबसे पहले सालगिरह जो बता दूं किसकी है, मिरहा शहजादी की सालगिरह। उनके लिए एक छोटा सा क्लिप है आपके लिए, वो देखिएगा। माशाअल्लाह जी, मिरहा शहजादी की सालगिरह थी और आज उसका बर्थडे है। उनके अहले खाना की तरफ से, उनके घर वालों की तरफ से, उनके वालिदैन की तरफ से और हमारी तरफ से, सिटी न्यूज नेटवर्क की फैमिली की तरफ से, सिटी 41 की फैमिली की तरफ से मिरहा शहजादी को जन्मदिन बहुत 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 मुबारक हो। अल्लाह ताला ढेरों खुशियां, ढेरों जो ख्वाहिशात जो इनकी पूरी हों और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी जिंदगी के अंदर खुशियां बिखेरे और इनके लिए वो मोमेंट्स लेके आए जिसमें ये जॉयफुल रहें, खुश रहें और अल्लाह ताला इनके माँ बाप को, इनके वालिदैन को ये तौफीक दे कि इनकी जो बड़ी बेहतरीन सी तरबियत कर सके ताकि सोसाइटी में आगे चलकर जो है ये अच्छा कंट्रीब्यूशन जो है अदा कर सकें। तो मिरहा शहजादी एक दफा और आपको अ वेरी वेरी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। चलते हैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे साथ गेस्ट होते हैं हमारे पहले सेगमेंट में जिसमें हम किसी न किसी एक इशू, किसी न किसी एक टॉपिक या किसी एक मसले और उसके सोल्यूशंस के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। तो आज हमारे साथ बड़ी अहम शख्सियत हमारे साथ हमारे स्टूडियो के अंदर विराजमान है। उनका तारुफ आपको करवा देता हूं, उसके बाद हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हाजी अकरम अंसारी साहब जो कि डिविजनल सदर हैं मुस्लिम लीग नून के। 6 दफा आप MNA रह चुके हैं। सर, वेरी वार्म वेलकम टू आवर शो। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, खैरियत से हैं? अच्छा, उनके साथ साथ हमारे साथ विराजमान है अब्दुल रहमान जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं सिटी 41 के। अब्दुल रहमान, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे हाजी अकरम साहब ये बताइएगा कि आप मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मुस्लिम लीग नून से बहुत सी उम्मीदें लोगों की वाबस्ता हैं। खासतौर पर फैसलाबाद की बात करें तो फैसलाबाद ताजरों का शहर है, कारोबारी हजरात का शहर है, सनतकारों का शहर है। तो मैं सनतकारों से ही गुफ्तगू की शुरुआत करना चाहूंगा। सनतकार इस वक्त जो
सबसे बड़ा मसला लेकर बैठे हैं वो है इनके 72 घंटों में जारी होने वाले DLTL रिफंड, सेल्स टैक्स रिफंड, जो हुकूमती वादा था लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो पाया। जून तक के रिफंड जो है जारी हुए, उसके बाद अभी तक रिफंड जारी नहीं हो पाए। इसकी क्या वजूहत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपकी बातों का जवाब दे सकूं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग अल्लाह ताला के फजल व करम से जब से बनी है, बनी तो 1906 से है, लेकिन इसमें जो जान जो पड़ी वो पाकिस्तान बनने के बाद, उसको भी पूरी जब बना तो मुस्लिम लीग बड़ी फ़ाल थी। और अब जब से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 1985 से आए हैं, उन्होंने इसमें बड़ी जान डाली मुस्लिम लीग के अंदर। तो आज अल्लाह का फजल है, पंजाब के अंदर तो हमारी हुकूमत है, लेकिन मरकज़ के अंदर हमारी इत्तेहादी दोस्तों के साथ मिलकर हुकूमत बनाई हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये हम कोशिश करते हैं कि जहाँ जहाँ हमारी हुकूमत है, जो जो हमारी जिम्मेदारियाँ हैं, वो हमारी चीफ मिनिस्टर साहबा मरीम नवाज साहबा बेटी जो है वो बड़ी मेहनत कर रही हैं उसके ऊपर। काफ़ी हालात ख़राब थे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ठीक होते जा रहे हैं। और इसमें जो भी आप कहें डेवलपमेंट के हिसाब से करें और बाकी चीज़ें जितनी भी, मैं भी आपकी बात सुन रहा था कि स्मोक का बड़ा मसला है इस वक्त, वो हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर है और ख़ास तौर पर लाहौर में तो बहुत ही ज़्यादा है। तो इससे मैं समझता हूँ कि इस पे ऊपर कंट्रोल करना हुकूमती सतह पर भी ज़रूरी है, लेकिन हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ख़ास तौर पर इंडस्ट्री के ज़रिए भी इसमें इजाफा हो रहा है। हो रहा है बिल्कुल। तो बाकी तो मौसम अब चेंज है, क्लाइमेट चेंज है, यही चीज़ जो थी ये पिछले साल में अगर आप जाएंगे तो ये जनवरी फरवरी में हुई थी, अब ये बिफोर टाइम हो गई है। तो इस पर मैं समझता हूँ कि मैंने बात की है उनसे कि इसको ये बिफोर टाइम हुए, इसको हमें पहले से करना चाहिए था, इसका तदारक करना चाहिए था। मैं अक्सर दी होती है किसान भाइयों ने, और ये जो हमारे धुआं निकलने वाली चिमनियाँ हैं, इनसे आप देखें कैसे कैसे रंग के वहाँ से धुआं निकलता है। फिर जो पानी है वो कैसी किस तरीके से जहरीला पानी निकलता है। फिर आबो हवा का फ़र्क पड़ा है उस पर। तो ये मौसम की तगय्युराती जो है, इसका भी मैं समझता हूँ कि इसमें काफ़ी अमल दखल है। लेकिन हुकूमतों को चाहिए होता है कि वो बिफोर टाइम इसके ऊपर इसका तदारक करें, इसको रोकने के लिए कोशिश करें। तो ये चूँकि पिछले साल जनवरी फरवरी में हुआ था, ये बिफोर टाइम 2 महीने पहले हो गया है, तो इन्होंने काम करते करते उस पर इजाफा हो गया है। तो उसके लिए खैर मैं तो ये एक जनरली बात थी जो मैंने आपसे ये करनी थी। तो जहाँ तक ताल्लुक़ आपने ये सवाल किया है कि उनके ड्यूज जो हैं वो उनको वापस मिलने चाहिए, जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं, हमने वादा भी किया है और उनको पिछले दे भी रहे हैं। ये मेरे समाज, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके ज़रिए मुझे पता चला है कि लेट है वो। तो इंशाअल्लाह ताला आपने जो मुझे फरमाया है तो इसकी बात कल मैं जा रहा हूँ इस्लामाबाद, तो कल इंशाअल्लाह ताला वहाँ पे ये बात ज़रूर करेंगे। वज़ीर ख़जाना अगर आ गए हुए वापस तो उनसे इंशाअल्लाह से बात करेंगे। अगर DLTL रिफंड जो है जारी होते हैं तो फैसलाबाद के सनतकारों को मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। चलिए जी, अब्दुर्रहमान से बात करते हैं। अब्दुर्रहमान ये बताइएगा, स्मोक के बारे में हाजी अकरम सारी साहब बात कर रहे थे। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि स्मोक के हवाले से more than 40% ऑफ द स्मोक कम्स फ्रॉम द ट्रैफिक की वजह से स्मोक बहुत ज़्यादा आ रही है। लेकिन एक इनफरादी भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुद भी तो ख्याल करें ना। अगर एक घर में एक शख्स बीमार होता है तो पॉसिबिलिटी होती है कि बाकी लोग भी बीमार हों। तो वो शख्स जो अगर अपनी एहतियात की वजह से बीमार है, एहतियात ना करने की वजह से बीमार हुआ है, तो ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर भी आती है। आपको क्या लगता है? शराज, ये बड़ा मसला है कि हमारे यहाँ पर इस चीज़ को कोई मतलब बोधर ही नहीं किया जाता कि कोई पत्तों को इकट्ठा करके आग लगा रहा है। परसों मैंने यूबर सर्च में देखा, उन्होंने सारी कटाई की घास की, उसको आग लगा दी। FWMC कूड़े को आग लगा रहे होते हैं, उठाने की बजाय ना वहीं आग लगा देते हैं। रात सुलगता रहता है और उनकी जान छूट जाती है उठाने की बजाय। तो ये देखिए, गाड़ियों के हवाले से बात की जाती है तो जिन गाड़ियों से धुआं निकलता है एक्चुअली वो ज़्यादा प्रॉब्लम्स करती हैं।
या ट्रैफिक सिग्नल्स पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अगर ट्रैफिक सिग्नल्स पे या जहाँ पे ब्लॉकेज होती है गाड़ियों की, उसको बेहतर किया जाए तो ये मसला भी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाए। गाड़ियाँ आप नहीं रोक सकते, इंडस्ट्री आप नहीं रोक सकते, लेकिन कम अज़ कम जो फसलों को आग लगाई जा रही है वो तो रोका जा सकता है ना। ये जो कम अज़ कम माली उनको ट्रेंड किया जा सकता है कि आपने कुछ भी हो जाए इन पत्तों को आग नहीं लगानी। तो ये हमारे कुछ डिसीजन जो अच्छा खासा फ़र्क पैदा कर देंगे। हुकूमती सतह पर मीटिंग्स की जाती हैं, वर्कशॉप्स की जाती है, लेकिन जो इसका सबसे अहम एलिमेंट्स होते हैं, जो माली बेलदार होते हैं, जो सबसे ज़्यादा मौजब बनते हैं, या छोटे किसान होते हैं कि जिनके लिए रूटावेटर महंगा पड़ता है, तो वो रूटा चलाने की बजाय ये करते हैं कि जब धान की फसल उठा ली तो पराली को आग लगा दी, कमाद की फसल उठा ली तो वो आग लगा दी। उनके लिए इससे बेहतर अल्टरनेट सॉल्यूशन ना उनको पता है और ना ही वो कोई आजमाना चाहते हैं, क्योंकि वो दहाइयों से ये कर रहे हैं। उनके लिए एक तरह से फोक लॉजिक्स है, या उनको ये बताना पड़ेगा। ये उसके लिए महकमा ज़राअत के अफसरान को उनके पास जाना पड़ना, बताना पड़ना है कि उसका नुकसान ये हो रहा है कि आपकी लगाई आग जो है वो स्मोक की सूरत में आ रही है। क्योंकि वो समझते नहीं है कि जब वो गर्मियों में आग लगाते हैं या रूटीन में लगाते जाते हैं तो कुछ भी नहीं होता। ये महज अक्टूबर नवंबर में होता है, तो इस वजह से उसको वो ज़्यादा संजीदगी से लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बड़ी कोशिश फिर ट्रैफिक पुलिस पे बड़ा डिपेंड करता है कि जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं उनको पकड़ा जाए, उनको बंद रखा जाए कम से कम इस एक महीने में। देखिए, आप ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हो जाएं, जो गाड़ियाँ धुआं छोड़ रही हैं उनको एक महीने के लिए बंद कर दें। आम जो गाड़ियाँ हैं उस तरह से धुआं नहीं छोड़ती, उनकी पोल्यूशन भी कम होती है, लेकिन जो जिनका मसला है इंजन में या कोई भी काम होने वाला, तो उनको आप पकड़ लें। यही 1-2 महीना होते हैं। अगर कोई एक आध बारिश हो गई तो ये मसला वैसे ही हल हो जाएगा। मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि जो चलान की कैटेगरी होती है ना, जिसके अंदर होता है कि आपके पास कागज नहीं है, आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपके पास रूट नहीं है, परमिट नहीं है, फलाने, उसमें एक होना चाहिए कि अगर आपकी गाड़ी धुआं छोड़ रही है ना, तो भी आपका मखसूस चलान होना चाहिए। इसमें थोड़ी सी मैं आप ऐड करता हूँ कि ये पोल्यूशन का जो मसला है, ये मैंने पहले भी गुजारिश की है। अभी हमारी लाहौर हाई कोर्ट ने एक फैसला भी दिया है कि जो फैक्ट्रियां धुआं छोड़ती हैं अगर वो बंद नहीं करते उनको गिरा दो, यानी कि इस सतह तक तो वो उनका ऑर्डर है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी आवाम को खुद ही बजाय कि हम अपनी फैक्ट्रियां उनके मस्मार करवाएं, भट्ठे जो हैं ईंटें बनाने वाले वहाँ से, हालांकि वहाँ पे भट्ठों के ऊपर पैसे लगते हैं, 10-20 लाख रुपया लगेगा, तो वो बेहतरीन एक उनका सिस्टम है, अगर उसके अंदर आ जाएं तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन हम करते नहीं हैं, हम वही मक्खी पे मक्खी मारने, जो ठीक है जी चलता है, कोई इधर आ गया कोई इधर आ गया। ये माहौलियात का बड़ा ही अहम गैर संजीदगी की ये इंतहा है साहब कि मैं अपने घर जब जाता हूं तो वहां लोअर कैनाल रोड के ऊपर रोजाना की बुनियादों पर एक दिन भी ऐसा मिस नहीं होता, 7:30-8 बजे वहां पर रोजाना आग लगाई जाती है। अच्छा शिराज, कभी आपने नोट किया कि जो हमारे होटल्स रेस्टोरेंट्स हैं ये बारबेक्यू के नाम पे कितना धुआं उठाते हैं? ये 2 महीनों में अगर बारबेक्यू पे भी आप पाबंदी लगा देते हैं कि 2 महीने आप ना करें, या इंडोर कर लें या थोड़ा कर लें, या उसका कोई टाइम फ्रेम तय कर दें, तो ये आप किसी भी रोड पे किसी भी होटल में देख लें धुआं निकल रहा होता है। कभी कभार तो देखना पड़ता है कि यहाँ पे कोई आग तो नहीं लग गई, बाद में पता चलता है कि ये बारबेक्यू हो रहा है। तो ये बड़ा मसला है। और स्पेसिफिक जैसे मैंने ये कहा कि जब गर्मियों में मसला नहीं बनता, सर्दियों में नहीं बनता, इन दिनों में हवा रुकी होती है, हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होता है, फोग ऊपर से आ रही होती है, तो धुआं नीचे से जा रहा होता है, तो स्मोक बन जाती है। जब ये मसला हल हो तो ये पाबंदी खोल दे। जैसे आई साहब ने कहा है कि वो फैक्ट्रियाँ मतलब तबाह की जा रही हैं या उनको मस्मार किया जा रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में जो मौसम सरमा आ रहा है इसकी शुरुआत में सबसे ज्यादा बारबेक्यू और वो फिश वगैरह सबसे ज्यादा तो ये सीजन होता है जिसमें बारबेक्यू होता है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। सिटी 10 में एक मरतबा फिर आपका होस्ट शिराज भट्ट आपको खुशामदीद कहता है। हमारे साथ मौजूद हैं हाजी अकरम अंसारी साहब, उनके साथ साथ अब्दुर्रहमान मौजूद हैं जिनसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं शहर के मामलात के हवाले से, ख़ास तौर पर स्मोक के हवाले से, स्मोक से कैसे बचा जा सकता है। एक तरफ हुकूमती जिम्मेदारी है, एक तरफ इंडिविजुअल हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम इस स्मोक से जो है अपने आप को, अपने अहले खाना को बचा कर रखें, ताकि किसी न किसी जो एक वर्स्ट बीमारी है, जो मूजी बीमारी है, सांस की खुसूसी तौर पर जिल्द की बीमारी है, जो उनसे बचा जा सके। हाई साहब, स्मोक के हवाले से आपने बताया कि हुकूमत इक़दाम कर रही है और इस हद तक सीरियस है कि वो फैक्ट्रियों को मिसमार और गिराने के हवाले से भी अहकाम जारी कर रही है। तो एक तरफ फैक्ट्रियां हैं, दूसरी तरफ ट्रैफिक है, तीसरी तरफ हम आग भी लगा रहे हैं, चौथी तरफ
मतलब हम कोई पॉसिबिलिटी ऐसी नहीं छोड़ रहे थे कि जिसमें हम इस स्मोक को दावत दे रहे हो कि जी आए और ये स्मोक हमारे लिए मजीद बीमारियां पैदा करें। तो आपको लगता है कि एक इनफरादी तौर पर हर घर के अंदर भी एक जिम्मेदारी बनती है? मैं समझता हूं कि ये जिम्मेदारी तो हर शहरी की है। जहां हुकूमती जिम्मेदारी है उसके साथ साथ हमारी आवाम की जिम्मेदारी है। इसमें मैं समझता हूं कि हमें अवेयरनेस देनी पड़ेगी। यस, अवेयरनेस हमारे नहीं है। हम जब भी कोई बात करते हैं उसको सर से ऊपर से फेंक देते हैं। जब हम अवेयरनेस देंगे कि इस चीज़ की ये नुकसानात हैं, इस चीज़ के ये फ़ायदे हैं, जब तक हम अवेयर नहीं करेंगे आवाम को, वो उस पर अमल दरामद नहीं करेंगे। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। ये वासा का हमारा निज़ाम काफ़ी चलता है। अब हम लोग मैकेनिकल सफाई उसकी करते हैं, यानी अच्छे भले लोग वो अपने घर के आगे उनका वो अगर ढकना बना हुआ है, मैन होल बना हुआ है, उन्होंने उसको बंद करके उसको लगा दी है, सारी फर्श लगा दिया है और अपनी गाड़ियाँ खड़ी करते हैं। जब हम कहते हैं उसको सफाई करने, हम नहीं तोड़ने देंगे। अच्छे भले लोग, बड़ी बड़ी कोठरियों वाले लोग, और अगर आप वो मैन होल को उठाएं तो मैकेनिकल सफाई वाले वहाँ से 15-15, 20 पीस ये कोक की बोतलें, 7 अप की बोतलें उसमें निकाल रहे हैं। यानी ढकना उठाते हैं उसमें फेंक देना है। कैसे चलेगा निज़ाम आपका? हम आपका अपना घर हम सही नहीं रखते, क्यों नहीं रखते? जगह हम लोगों से बात करते हैं वो छोड़ो जी, तो आपकी तो यही बात होती है। ये अवेयरनेस जो है ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कोई जमात है, कोई मामला है जिसकी हुकूमत है, उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर मैं घर बैठा बीमार हो जाता हूं तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी तो नहीं है, ये तो मेरी जिम्मेदारी भी है। लेकिन उसका इलाज कराना हमारी जिम्मेदारी है, उसका इलाज कराना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन जो वजूहात हैं उनके लिए अवेयरनेस होना चाहिए। उनकी अवेयरनेस चाहिए। अगर बीमार है तो उसका इलाज करने के लिए हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर ये ज़रूरी होना चाहिए कि उनका इलाज करें। अच्छा, जिम्मेदारी के हवाले से बात करें तो आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ भी गई हैं। राना सनाउल्लाह साहब की सदारत में एक बड़ी अहम मीटिंग हुई है, उसमें फैसलाबाद को क्या मिलने जा रहा है ये हमें बता दें कि फैसलाबाद के लिए क्या डेवलपमेंट हो? हमारी एक DCC की मीटिंग वो तकरीबन हर महीने के बाद ही होती है, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है। तो उसमें जितने भी मसाइल होते हैं, उसमें लॉ एंड ऑर्डर के भी मसाइल होते हैं, उसमें डेवलपमेंट के भी मसाइल होते हैं, उसमें नए नए मनसूबों के मसाइल होते हैं, उसमें जो ऑन गोइंग स्कीम्स होती हैं उनको भी हमने देखना होता है। सही। और हर महकमे को हमने देखना है। ये अभी जो ज़ेर सदारत हमारे MNA हैं शहबाज बाबर साहब, उनकी सदारत में ये हुआ था। अच्छा। तो हम जितने भी हम लोग हैं, कोई टिकट होल्डर हैं, कोई MNA MPA हैं, वो तमाम उसके मेंबर हैं फैसलाबाद के ज़िले के। हम एज मेंबर, राना साहब भी एज मेंबर वहाँ पे गए थे, चूँकि वो बड़े हैं। अच्छा। तो इसलिए हमने उनको फिर इज्जत तो हमने देनी होती है जी। हमारे वो लीडर हैं फैसलाबाद के, तो उस लिहाज से वो साथ थे। लेकिन सदारत जो है वो शहबाज बाबर साहब ने वहाँ पे की थी। उसमें बहुत सारी चीज़ें आई। एक तो ऑन गोइंग स्कीम हमने देखी, लॉ एंड ऑर्डर को हमने देखा, उसमें CPO साहब ने बड़ी अच्छी बातें की। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे मसाइल से तमाम लोगों ने कहा कि ये मंशियात का मामला जो है ये बड़ा अहम हुआ जा रहा है। जिसके मसाइल थे, हमारे जो मेंबर होते हैं वहाँ पे बात करते हैं, ये फ़लाँ थानों के अंदर आप चले जाएं, फ़लाँ थाने के अंदर वहाँ पे मंशियात बहुत ज़्यादा है। ऐसे ऐसे सवालात जो हैं उन्होंने बाकायदा उन्होंने अश्योर करवाया कि अमन अमान के साथ साथ हम इसके ऊपर भी पूरा कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अल्लाह ताला माफ़ करे, हमारी नई नस्ल जो है स्कूलों के अंदर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तबाह हो रही है। इतनी वो हमें तो उनके नाम भी नहीं आते, जो नई ये आ गई, बहुत सारी नई वैसी आ गई, क्या क्या नाम है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें उनको रोकना है। तो इसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर को देखा, फिर हमने डेवलपमेंट को देखा। डेवलपमेंट में आप जहाँ हम बैठे हैं, ये शेखपुरा रोड फैसलाबाद की, ये मैं समझता हूँ बड़ी अहम रोड है, इसकी भी मंजूरी हुई है। अच्छा। तो ये इंशाल्लाह ताला इसके 1 अरब रुपया इस पे लग के इंशाल्लाह ताला ये बननी शुरू हो जाएगी। शेखपुरा रोड जो है ये यहाँ से लेके जहाँ हम बैठे हैं ना, ठीक, यहाँ से लेके गटवाला तक ये बन जाएगी। फिर हमने वो सत्याना रोड को हमने उसके साथ मिलाना है इंटरचेंज के साथ। यस। तो उसके लिए तकरीबन 5 अरब रुपया जो है उसके लिए वो होगा। फिर आपकी जो एक्सप्रेस वे रोड है इसको हमें बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि जब हम
वो उतरते हैं या चढ़ते हैं उसके ऊपर, वहाँ पे कई ऐसे मसाइल होते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं। तो उनको रोकने के लिए भी वहाँ पे उनके साथ एक कमेटी बना दी गई है, वो FDA के साथ मिलके, तो वो उनको के साथ मामला तय करेंगे कहाँ कहाँ ज़रूरी है, कहाँ कहाँ नहीं है। कई लोगों ने तो खुद ही अपनी तोड़ के बना लिया ना जी, वो कोई ऐसी अच्छी नहीं है सिर्फ अपने घर को जाने के लिए। सर सब हमारे यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तो हमें वो मैं उसी में आगे आ रहा हूँ। उसी में आ रहा हूँ। तो डेवलपमेंट के लिहाज से फिर हमारे वासा का बड़ा मसला था। ये हमारी चीफ मिनिस्टर साहबा जितनी मैं बना रहा हूँ ये सारी चीफ मिनिस्टर की मेहरबानी है। अच्छा, जब वो इधर आई थी वो किसान कार्ड देने के लिए, उस वक्त हमारी मीटिंग हुई थी तमाम MNA MPA टिकट होल्डर्स की, तो हमने वो सारी चीज़ें उनको कहीं कि ये चीज़ों की यहाँ ज़रूरत है। उस वक्त बैक ज़बान सभी ने कहा जी यहाँ पे जितना भी वासा का मामला है वो बिल्कुल बड़ा ख़राब है। तो उसके लिए एक सर्वे हुआ, इसकी समरी गई, उसको हमने मंजूरी दवाई। अब तकरीबन 11.3 बिलियन जो है वो फैसलाबाद के लिए कैबिनेट ने मंजूर कर दिया है और इंशाअल्लाह ताला इसी साल महीने 2 महीने के अंदर अंदर मामला जो हैं वो बेहतर होने शुरू हो जाएगा। ये बड़ी खतीर रकम है, 5 अरब उसके लिए है, 1 अरब इसके लिए वाकई बहुत बड़ा। और इसमें एक गोल्फ क्लब का बड़ा मसला था यहाँ पे। वो सहाफ़ी हज़रात ने तो बहुत दफ़ा कहा कि ये गोल्फ क्लब है, चंद लोगों के लिए है, अमीर लोगों के लिए है, ये फलां के लिए है। तो ये बात वाकई सही थी, इसको बाहर होना चाहिए। हार्ट ऑफ द सिटी के अंदर आप गोल्फ क्लब बनाई हुई है, तो उसके लिए बहुत सारे लोग जो है उसके खिलाफ थे। सही। तो उसको अब ख़त्म करके उसकी समरी बन के चली गई है और इंशाअल्लाह ताला ये ख़त्म हो के यहाँ पे मरियम साहबा ने IT यूनिवर्सिटी जो है उसका ऐलान किया है। बाकायदा इसका इफ्तिताह या इसका ऐलान जो है वो खुद करेंगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो जो मंजूरी के मराहल हैं उसकी तरफ हम चल पड़े हैं। इसी तरह हमारे कॉरपोरेशन के ज़रिए भी बड़े फंड हैं माशाल्लाह। वो कमिश्नर साहबा जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो भी जितनी सड़कें टूटी फूटी हैं सारी उनको भी बेहतर कर रही हैं। तमाम दोस्तों के साथ जितने हमारे हैं उनकी आरा जो देती हैं, हम तजवीज़ें देते हैं कि ये हो जाना चाहिए। ये जब भी कभी मीटिंग होती है तो वो भी हो रही हैं। तो इससे हट के मैं समझता हूँ कि FDA का अपना रोल है। अब ये जो हम इसको आउटसोर्स कर रहे हैं हम FWMC को जी, ये कल से शुरू हो रही है, 5 तारीख से इसको हम आउटसोर्स कर रहे हैं। इसके ठेके हो गए हैं, तमाम तहसील वाइज ठेके हुए हैं। पूरे पंजाब में तकरीबन 100 तहसील है, 100 तहसील के तमाम ठेके जो हैं वो दे दें, आउटसोर्स हो गया है। अब उन्होंने भर्ती करने भी शुरू कर दी है। फैसलाबाद के अंदर सबसे ज़्यादा जो अहम, हम फैसलाबाद की बात करूँगा ज़्यादा चूँकि हम यहाँ के रहने वाले हैं, तो इसमें तकरीबन 2200 कंटेनर्स जो हैं छोटे बड़े मिला के वो हम रख रहे हैं, जो हमने मंजूरी। फिर उसकी मशीनरी जितनी है निकालना है, सफाई करनी है, लेके आना है, आगे भेजना है। डंपिंग पॉइंट जो हैं वो लैंड जो हैं वो भी उनको फराहम 3 जगह कर दी है। 2 हम जो जगह हमने की है उसकी सदर के इलाके में, एक हमने की है इसकी शहर के इलाके में। तो वो ठीक हो जाएगा, ईस्ट वेस्ट के अंदर अलग-अलग चलेगा, वरना तो सड़कों के ऊपर लेके जाते हैं, सड़कों के ऊपर और गंद जो पड़ा होता है ऐसे फेंकते जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे काफ़ी बेहतरी जो है सफाई के लिहाज से भी और सीवरेज एंड वाटर सप्लाई के लिहाज से भी और सड़कों के बनाने के भी लिहाज से भी, और फिर यूनिवर्सिटी आपके यहाँ बन रही है अल्लाह के फजल से, उसके लिहाज से भी ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है वाकई में। अगर ऐसा हो जाता है जो चीज़ें हाई साहब ने गिनवाई हैं, तो यकीनी तौर पर फैसलाबाद की जो शक्ल है वो पॉजिटिवली तब्दील होना शुरू हो जाएगी। और अगर शक्ल तब्दील होगी तो उससे फैसलाबाद के जो वासी हैं किस हद तक फ़ायदा उठा सकेंगे, इस पर गुफ्तगू करेंगे अब्दुर्रहमान से भी। लेकिन एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। फैसलाबाद के लिए बहुत अच्छी खबरें सुनने को मिल रही हैं और वो अच्छी खबरें ये है कि यहाँ पर IT यूनिवर्सिटी भी बनेगी। यहाँ का वासा का निज़ाम जो है वो 11 अरब रुपए के फंड जो मिलेंगे उससे दुरुस्त सिमत की तरफ चलेगा, जिससे वासा के मसाइल जो हल होंगे, सीवरेज के मसाइल हल होंगे। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सीवरेज का जो है फैसलाबाद के लिए आ रहा है।
जो कि सीएम पंजाब ने जिसकी मंजूरी भी तकरीबन दे दी हुई है। हमारे साथ अब्दुल रहमान मौजूद हैं जो बड़ी बर्ड आई व्यू रखते हैं इन तमाम मामलात के ऊपर। अब्दुल रहमान, मुझे बताइएगा, अगर ये तमाम मामलात हमारे हल की तरफ चले जाते हैं, सबसे बड़ा मसला ये हमारा पानी का है, गंदगी का है, साफ पीने का पानी का है, ये अगर मसले हल होना शुरू हो जाए तो आपको लगता है कि फैसलाबाद के लोग इससे मुस्तफीद हो सकेंगे हकीकी मानों में? शराज, आपने देखा होगा बरसात में अक्सर हमारे पूरी रोड्स ही ब्लॉक हुई पड़ती हैं क्योंकि बारिश होती है तो पानी की निकासी का इंतजाम नहीं होता। ये 20-30 साल पुराना सीवरेज लगा हुआ था, तब पॉपुलेशन देख लें और अभी की देख लें, मतलब शहर भी बढ़ गया लेकिन वो वासा अब अपग्रेड नहीं हुआ था। अभी जब सीएम को तमाम एमपी एमएनएस ने, टिकट होल्डर्स ने ये बताया तो उन्होंने मंजूरी दी है। ये तकरीबन 11.5 अरब रुपए का बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है। तो इसमें आप अंदाज़ा लगा लें कि अगले 10, 15, 20 वर्ष तक सीवरेज का मसला दोबारा से पैदा नहीं होगा। तो ये बड़ी अचीवमेंट होती है। माजी में भी नून लीग ने ये बड़ा डेवलपमेंट का काम करवाया। इसी तरह से ये शेखपुरा रोड जगह जगह से टूट फूट का शिकार है, स्टियाना रोड है, इंटरचेंज बनाए जा 12, 14, 20 प्लेयर काबज थे जो गोल्फ के नाम पे, और वो कोई या तो वो ना कि गोल्फ के हम तमगे ला रहे हैं बाहर से, ओलंपिक हम ही जीत रहे हैं, तो वो प्लेयर भी नहीं थे। मतलब एक फैमिली, 1-2 फैमिलीज को कब्जा दिया हुआ था इतनी कीमती अराजी का, वहाँ पर वही लोग मतलब एंजॉय कर रहे थे। तो अब ये प्लान किया जा रहा है कि आईटी यूनिवर्सिटी वहाँ पर बना दी जाए। तो ये इतना बड़ा शराज कारनामा होगा कि नून लीग को फैसलाबाद में और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जीतने के लिए। माजी में इन्होंने डेवलपमेंट्स करवाई, यूनिवर्सिटीज़ बनाई या अस्पताल बनाए, तो ये आईटी यूनिवर्सिटी इनका एक तरह से सियासी तौर पर भी छक्का होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा। देखिए, आने वाली सन्नत आईटी की है। ये आप देख लें इंडिया आईटी में कहाँ जा चुका है, सऊदी अरब आईटी शहर तमीर कर रहा है, तो हम बहुत पीछे जा रहे हैं। हम अपने लोगों को ट्रेंड करने के लिए या स्टूडेंट्स को कोई ट्रेनिंग देने के लिए तो ये आईटी यूनिवर्सिटी बनेगी तो पूरे पंजाब का फोकस इधर हो जाएगा। हमारा फैसलाबाद जो पहले इंडस्ट्री के हवाले से आगे है वो आईटी के हवाले से आगे आएगा। तो इसी तरह से दीगर मंसूबे जो मेट्रो बसेज है, ये हाजी साहब बेहतर बता सकते हैं कि मेट्रो के हवाले से क्या प्लान किया जा रहा है, क्योंकि जैसे आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सवाल भी पूछा तो ये भी फैसलाबाद का सबसे अहम मसला। बिल्कुल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा आपको बताऊँ कि इसके लिए तकरीबन 100 बस जो है वो जल्द 2-3 महीने के अंदर इंशाअल्लाह ताला फैसलाबाद को मिल जाएंगी बसें जो हैं। मेट्रो के लिए जो हमारी उस दिन मीटिंग हुई थी उसके लिए एक कमेटी बना दी है उन्होंने कि शहर के लोग, एफडीए के लोग और उनके कंसल्टेंट जो लोग हैं उसके वो एक मीटिंग करेंगे। जब भी एफडीए बुलाएगा तो शहर के जितने हमारे टिकट होल्डर्स हैं पीएमएनएस के, वो उसमें जाएंगे। उसका एक रूट जो है वो अभी तक हम मुकम्मल नहीं कर सके, क्योंकि हर शख्स कहता है कि मेरी तरफ बन जाए, उसकी तरफ बन जाए, लेकिन मैं समझता हूँ बिला तफरीक हमें एयरपोर्ट को उसके साथ लिंक करना चाहिए। बिल्कुल, हमें उसको जितनी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जीसी यूनिवर्सिटी है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, और इसी तरह हमारा डीएचक्यू है, इसी तरह हमारा अलाइड हॉस्पिटल है, हॉस्पिटलों की को भी इनके साथ लिंक होना चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ को इनके लेवल होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो है मैं समझता हूँ कि जो हमारे मजदूरों के इलाके यहाँ फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा है। आप घोड़ियावाला को देख लें, कोई पुरसाने हाल नहीं, बेचारा कोई कहीं फिर रहा है, कोई कहीं फिर रहा है। अब एक सबसे बड़ी आपकी ये जो कौन सी बनी है साइयाँ वाले फेडबिक जो बनी है, वहाँ पे ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट जो होगी ये होगी। वो अब जो दोनों तरफ उनको जगह मिल गई ये बना रहे हैं, तो इस पॉइंट को भी हमें उसमें याद रखना पड़ेगा कि वहाँ पे आपको मजदूरों को जाने के लिए, मजदूरों को वहाँ पे जाने ले जाने के लिए सहूलियात के लिए मेट्रो बस वहाँ पे जानी चाहिए बिना तफरीक। ये ज़रूरियात है तो मैंने आपको कहा कि ये लिंक होनी चाहिए मजदूरों के इलाके को भी, यूनिवर्सिटीज़ को भी और हॉस्पिटल्स को भी। और फिर आपकी कचहरियाँ हैं, कचहरी में रोक रूट जाते हैं, वहाँ पे अगर आप स्टेशन है, स्टेशन पे आप ले जाएंगे तो मैं समझता हूँ को उससे फ़ायदा हो जाएगा, डीएच को भी फ़ायदा हो जाएगा। ये इससे उसमें भी हेल्प मिलेगी। जो बच्चे मैं सुबह सुबह देखता हूँ 7:30 बजे अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा होता हूँ तो देखता हूँ कि बसों के ऊपर, छतों के ऊपर बच्चे चढ़े होते हैं और बच्चे ऐसे चिमड़े होते हैं वो, और उससे हादसात भी बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर स्टॉप बन जाएंगे तो फिर बच्चों को भी पता होगा हमने इस स्टॉप पे खड़े होना, हमें यहाँ से बस मिलनी है, वो रोड क्रॉस करते हुए बस होगा इंशाल्लाह होगा ही।
और शिराज सबसे बड़ी बात कि हमारी ये रिक्शों से जान छूट जाएगी, जो हाँ। सारी ट्रैफिक को बर्बाद कर रहे हैं, सही बात जो है। हादसा का बायस बन रहे हैं। ये आप रेस्क्यू 1122 से हादसा की शरह पूछे तो सबसे ज्यादा बाइक्स और रिक्शे इन्वॉल्व होते हैं हादसा में। ये गाड़ियों के साथ भी टकराते फिरते हैं और इनकी ना कोई लाइन लेन का फर्क पता है। जिधर को इनका दिल करता है कि 10 रुपए की सवारी की खातर पीछे बाइक वाले को गिरा देते हैं, अचानक से अब वो कट करेंगे, लेफ्ट राइट कोई इशारा नहीं चल रहा। तो इसको ख़त्म करके अगर बड़ी, और ये फिर स्पेशली जैसे मैडम मरीम नवाज़ ने ऐलान किया कि ये इन्वायरमेंटल जो है वो बसेज होंगी कि जिसमें ये स्मोक का इशू नहीं होगा। तो ये बहरहाल एक बड़ी अचीवमेंट है। ऐलानात बहुत हो चुके, इस साल में कोई ना कोई अगर अच्छी खबर शहरियों को मिलती है तो उनके लिए बड़ी अच्छी खबर होगी, क्योंकि 2024 महंगाई के हवाले से, एनर्जी रेट्स के हवाले से, जैसे आपने निशानदेही की, इंडस्ट्री के हवाले से काफ़ी बुरा साल रहा है फैसलाबाद के लिए ना। तो अब इनका अच्छा वक्त शुरू होना चाहिए कि इस साल के एंड में या अगले साल के आगाज़ में उन्हें बसेज मिल जानी चाहिए, उनका देरीना मसला भी हल हो जाए। लाहौर में मेट्रो चली, दूसरी बसेज भी हैं, तो काफ़ी हद तक हमने देखा है कि उधर इसकी वजह से जराइम भी कम हुए, हादसा भी कम हुए। तो यहाँ पर भी अगर चलती हैं तो देखिए हादसा पे, ये कराची की मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि सालाना कई अरब रुपए हादसा के मरीजों को रिहेबिलिटेशन पे सरकारी अस्पताल लगा देते हैं। तो अगर आप प्रॉपर ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट देते हैं तो आपकी हादसा की शरह कम हो जाएगी, जो बाइक्स या रिक्शा में इन्वॉल्व है बिल्कुल कम हो जाएगा। जरूरी है। और 100 बसेज अगर मिलेंगी हमें तो ये बिलाशुबा फैसलाबाद के शहरियों के लिए बहुत बड़ा रिलीफ होगा। छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक जी। सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपका होस्ट शिराज बड़ आपको खुशामदीद कहता है। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी अच्छी खबरें सुनने को मिल रही हैं फैसलाबाद के लिए। 100 बसेज अगर मिलती हैं तो वो जो बिल्कुल ऑब्सोलीट बसें हो चुकी हैं उनसे हमारी जान छूटेगी, जो धुआं भी फैला रही हैं, पोल्यूशन भी फैला रही हैं और हादसा की जो है बहुत बड़ा बाइस भी बन रही हैं। तो हाजी अकरम अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद है। साहब, आप बता रहे थे मोटरसाइकिलों की वजह से बहुत सारे हादसा होते हैं। अगर ऐसी बसेस चलती हैं फैसलाबाद शहर के अंदर तो वो अगर समझ लें सपोजिटली 100-150 लोग जो मोटरसाइकिल पे फिर रहे थे, अगर वही 150 मोटरसाइकिलें रोड से खत्म हो जाती हैं और वो रश कन्वर्ट हो जाता है बस के अंदर, तो आपको लगता है कि ट्रैफिक भी संभलेगी और हादसा भी कम होगा? उसमें बड़ा फायदा हो सकता है। ये बसें, एक तो हमारे लोग गरीब लोग हैं, वो अफोर्ड नहीं करते। अगर मोटरसाइकिल पे क्यों जाते हैं बेचारे? वो एक घर के अंदर वो पूरा खानदान लेके 2-3 बच्चे उसके बैठा लेते हैं, बीवी को बैठा लेते हैं, खुद बैठते हैं, गुजर जाते हैं, उसके एक्सीडेंट होते हैं। और हमारे अवेयरनेस नहीं है, जगह हम उसको मायूब समझते हैं हेलमेट को। अगर देखो ना, एक ज़रूरत है, अगर हेलमेट पहनते हैं, हम लोग मायूबी की वजह से नहीं पहनते, वरना वो 500-400-1000 रुपये का वो है, वो कौन नहीं ले सकता। लेकिन वो कैसा लगेगा जी, मुझे गर्मी लगेगी, मुझे ये लगेगा। हालांकि अगर आप रिकॉर्ड देखें, CTO साहब से पूछ लें आप वहाँ से, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी जो हैं वो मोटरसाइकिलों के ऊपर एक्सीडेंट के साथ हो रही है। ऐसा ही चूँकि गरीब लोग हैं, इनसे अगर आपने छुटकारा, ये मेट्रो बस जो है, मैं बड़े बड़े लोगों को देखा है, लाहौर जाते हैं, एक साइड पे अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं, सारा दिन मेट्रो पे इधर घूमे, सारे काम किए, शाम को आगे अपनी गाड़ी ली, फिर वापस चले गए। ऐसे लोग कर रहे हैं। तो इनको फ़ायदा होगा, गरीब आदमी को फ़ायदा होगा, मजदूर को फ़ायदा होगा, और हमारे जो इस्तात नहीं रखते उनके लिए तो बहुत अच्छा है। इसमें मैं समझता हूँ कि अल्लाह करे हमारी जो आरा हैं कि यूनिवर्सिटी के साथ, एजुकेशन इंस्टीट्यूट उसके साथ ये इनकी, ऐसा इसको 8 बाजारों को भी लूप में रखेगा, वहां पे भी बहुत लोग जाते हैं, बसों में ट्रैवल करते हैं। नहीं, वो अगर वो जा रहे हैं, वो जो हम बना रहे हैं ना इसमें, वो जब आएंगे ना हम वहाँ से एयरपोर्ट की तरफ से जी, तो वो एयरपोर्ट की तरफ से आना, वो सारा कोतवाली रोड तक जाएगा, फिर ओके एक तरफ से जाएगा, वो फिर कनेक्ट कर देगा बाकी बाजारों के साथ। वो कोशिश है कि जो हमारा इधर है चनियोट बाजार वाला चौक बाहर, बिल्कुल वहां तक आएगा, वो सिग्नल जो है, सिग्नल तक उससे फिर कोशिश होगी आगे सीधी कचहरियों वाले वहां से पैदल भी जा सकते। बिल्कुल, बड़ा जबरदस्त है। अब्दुर्रहमान ये बताइएगा कि रूट अच्छा बन गया ना अगर, तो इंशाल्लाह ताला इससे फायदा हो जाएगा। रूट का बड़ा रोल है। अगर ये 100 बसेस आपको लगता है कि, मुझे लगता है काफी होंगी, आपको लगता है कि वुड दैट बी सफिशिएंट कि फैसलाबाद जैसे शहर के? नहीं, सिर्फ 100 नहीं है, इसके बाद और भी मिलेंगी। अच्छा, ये इनिशियल है, शुरू में आएगी।
शायद देखिए, ये मतलब एक बस पे अब एवरेज एक रूट से जैसे करें कि 70-80 लोग जाएंगे, तो 70-80 बाइक से हमारी जान छूट जाएगी, रोड बड़ा साफ हो जाएगा। बाहर में जो मेट्रो चलती है उसका यही वजह होती है कि लोग सारे ट्रेन पे या मेट्रो पे या दूसरी चीज़ों पे सफ़र कर रहे होते हैं और इस वजह से वहाँ पे रश उस तरह से नहीं होता। यहाँ पे बाइक्स निकाल दें, रिक्शे निकाल दें, रेडियाँ निकाल दें, तो आपको रोड्स बड़े क्लियर नज़र आएंगे। यही होते हैं जिनकी वजह से रश होता है। तो ये PMLN ने शुक्र है कि अदराक कर लिया है फैसलाबाद के हवाले से, जिसको हमेशा नेगलेक्ट किया गया पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मुतल्लिका। तो ये बड़ी अहम अचीवमेंट होगी, बड़ा अच्छा फैसला होगा, लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाएगी, लोगों का सफ़र बड़े सस्ते में पड़ेगा और उसमें रिस्क फ्री भी हो जाएगा एक तरह से ना। जो आप रिक्शे पे जाते हैं, रिक्शा उल्ट जाता है, 3 सवारियाँ चिंची के पीछे बैठ जाए ना, तो आगे ड्राइवर समेत खड़ा होता है, ये अक्सर हमने सीन देखा है। तो ये बड़े मसले होते हैं, बाइक्स गिर गई, दूसरे तमाम मसले, इन सब से जान छूट जाएगी। आप इजीली बाइज्जत तरीके से वो मेट्रो पे या दूसरी बस पे सफ़र करेंगे। AC बस होगी या नॉन AC भी होगी तो चलें, वो बड़ा बेहतर होगा। तो फिर उसके अलावा किराया बड़ा मुनासिब होगा कि जहाँ पे आप 10 किलोमीटर 500 रुपये रिक्शा पे करते हैं, तो इधर 50 या 60 रुपये किराया होगा और वो भी आप यकीन करें कि कई लोग नौकरी इस वजह से नहीं करते, अच्छी सैलरी होती है कि 60-70 हज़ार सैलरी मिल रही है लेकिन 20 हज़ार का तेल लग जाएगा, तो मुझे बचत क्या होगी? हाँ, क्योंकि वो दूर बहुत है, कहीं करीब नौकरी मिल जाए ना तो ज़्यादा अहम है चीज़। बड़ी इंपॉर्टेंट। फेडमिक खुड़िया वाला ये आई साहब ने मिसाल दी। अब फेडमिक में जो अगर कोई सिटी से जाएगा, अपनी गाड़ी पे जाएगा, तो वो तो मारा जाएगा। तो सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों मजदूर वहाँ पे जाएंगे, तो वो जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। यहाँ से लोग जाते हैं, उनकी सैलरी में से आधे पैसे भी नहीं बचते। कई लोग रिक्शा लगवा लेते हैं, खवातीन जो हैं, खवातीन जो बैंक में जॉब करती हैं, किसी इंस्टीट्यूशन में जॉब करती हैं, तो रिक्शा लगवा लेती हैं। आजकल नॉर्मल रिक्शा जो है 10-12-15 हज़ार रुपये लेता है घर पिक और ड्रॉप करने का। तो आपकी अगर 40 हज़ार रुपये सैलरी, उसमें 12-13 हज़ार रुपये सिर्फ आपने रिक्शे वाले को देने हैं, तो आपने घर बचा के क्या लेके जाना? सबसे ज्यादा एक और भी है, जो हमारे सरकारी मुलाजमीन हैं, डॉक्टर है, सही, डॉक्टर शहर में रहता है, वो आप किसी की पोस्टिंग करवा दें देहातों के अंदर, वो सारा दिन हमसे लड़ेगा। अगर ये उसकी क्यों नहीं है, उसने तो काम ही करना है ना, वहाँ पर भी हॉस्पिटल है, यहाँ भी हॉस्पिटल है, लेकिन जाना आने की वजह से वो कहता है यार मैं रोज सुबह निकल के जाऊंगा, मैं ये जब सहूलत होगी तो फिर सारे जाने के लिए भी तैयार होंगे। और उसके रूट डिसाइडेड होते हैं कि इस बस ने इधर से इधर जाना है, इधर से इधर जाना है। स्कूलों के अंदर हमारे उस्ताद मुकर्रम जितने भी हैं, वो भी जरा कहते हैं यार हमें शहर के अंदर जगह मिल जाए, देहातों से वापस आ जाए। ये वजह सिर्फ सफर है, सफर हम आसान कर दें तो अल्लाह के फजल से ठीक हो जाएगा सारे। बिल्कुल, ये बड़ा जरूरी है और मसाइल अगर ऐसे हल हो सकते हैं। तो अब्दुर्रहमान ये बताएगा कि खास तौर पर अगर बात करें ट्रैवलिंग के मसाइल अगर हमारे हल हो जाते हैं, हमारे सीवरेज के मसाइल हल हो जाते हैं, हमारे ये प्रॉब्लम्स हल हो जाते हैं। हमें तो सीवरेज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही हमारा ये है कि बारिश होती है तो हमारी सबसे पहले नजरें सड़क पर होती हैं कि यहाँ पर पानी जमा हो जाना है, और छत पर होती है कि लाइट बंद हो जानी है। तो ये मसले अगर हल होना शुरू हो जाए तो आपको लगता है कि फैसलाबाद के शहरी भी सुख का सांस लेंगे, क्योंकि बड़ा शिकवा है फैसलाबाद के लोगों को, लाहौर के ऊपर तवज्जो ज़्यादा दी जाती है, फैसलाबाद को उतनी तवज्जो। नून लीग ने 2018 तक बड़ी डेवलपमेंट करवाई थी, उसके बाद बदकिस्मती ये थी कि पंजाब में उस्मान बुज़दार CM बन गए और उन्होंने फैसलाबाद हमेशा जब भी आए हैं तो 50 अरब का ऐलान किया, वो कभी नहीं मतलब हमेशा ऐलान करके चले गए कि लग रहा है। और वो 4 साल PTI के जो दौर के थे और उसके बाद ये PDM हुकूमत या सारा मिला के 5 साल, उसमें फैसलाबाद काफ़ी नज़रअंदाज हुआ है, डैमेज हुआ है, कोई डेवलपमेंट स्कीम नहीं आई, कोई सड़कों पे पैच वर्क दीगर काम छोटे मोटे वो कोई भी नहीं। एक्जैक्टली वो मतलब कारपोरेशन पैच वर्क, आप सड़कें बनाते हैं, वो अगर बन गई ठीक है, बननी टूटती भी है, अगर उसी वक्त उसको टाइमली उसको मरम्मत कर दिया जाए तो ठीक हो जाएगा। तो ये बड़ा मसाइल हल हो सकते हैं। हाजी अकरम अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत 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 शुक्रिया, आपने बहुत सारी अच्छी खबरें सुनाई हैं। उम्मीद करते हैं ये तमाम की तमाम खबरें जो है वो सच साबित होंगी, इससे भी ज्यादा आएंगी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। हमारे फैसलाबाद को भी कुछ मिलने जा रहा है, फैसलाबाद के शहरियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। अब्दुर्रहमान आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक जी, आपको एक मरतबा फिर सिटी एट 10 में खुश आमदीद कहते हैं और अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि दिन की शुरुआत में सबसे ज़्यादा चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, उनमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके खाने पीने से रिलेटेड भी होती हैं। यानी आपने आज क्या बनाना है, क्या पकाना है, और जब पकाने की बात हो तो फिर सब्जियों की बात भी ज़रूर होती है। और सब्जियों के हवाले से बात करें तो हमेशा हम आपको अपडेट करते हैं कि आज के भाव जो हैं वो शहर में क्या रहने वाले हैं। तो आज के भाव की डिस्कशन करेंगे सेगमेंट आज के भाव में।
हमारे साथ अब्दुल रहमान मौजूद हैं जो कि हमें अपडेट करेंगे आज के भाव के हवाले से। जी अब्दुल रहमान। तो बात करें आज सब्जियों, फलों, ब्रायलर मुर्गी की कीमतों के हवाले से, तो आज यहाँ पर सेब 220, केला 115 रुपए दर्जन, चकोतरा 180 रुपए दर्जन, जापानी फल 250, अनार कंदारी 220, नाशपाती 160, खरबूजा 170, नारियल फियदा 350, खजूर ईरानी 420, पपीता 380, शकरकंदी 180, अमरूद 100, अंगूर टाफी 150, मौसमी माल्टा 80, गंडेरी 100, संगाड़ा 100। जबकि सब्जियों की बात करें तो आलू 85, प्याज 125, टमाटर 105, अदरक 510, लहसुन 380, सब्ज मिर्च 185, फूल गोभी 100, बंद गोभी 80, टिंडी 85, मूंगरी 180, साग 35 रुपए किलो, अरबी 130, घिया कद्दू 70, बैंगन 70, खीरे 60, मटर सब्ज 240, पालक 24, शिमला मिर्च 400, गाजर 70, मेथी 140, शलजम 80, धनिया 100, भिंडी तोरी 90, हलवा कद्दू 65, करेला 120, टिंडा 200, फलियां मोटी 60, मूली 45, चिकंदर 130 रुपए किलो, फलियां बारीक 130 रुपए किलो, छल्ली मक्की 35, संगारा 110 का। जबकि मुर्गी ब्रायलर गोश्त 513 रुपए किलो होगा, अंडा फार्मी फी दर्जन 322 रुपए दर्जन लगा दी गई है। तो ये मार्केट कमेटी की जानब से आज की कीमतों का इजरा कर दिया गया है। जी थैंक यू सो मच। अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद थे जो कि हमें बता रहे थे आज के भाव के हवाले से। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले आपको बताएं कि एक्टिव रहने के लिए स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना और हिस्सा लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और स्पोर्ट्स के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान के अंदर, खास तौर पर पंजाब के कुछ मखसूस स्पोर्ट्स हैं जिसमें हमें बहुत सारे ऐसे नाम भी दिखाई देते हैं जिन्होंने अपनी ना सिर्फ जगह बनाई है स्पोर्ट्स की दुनिया के अंदर, बल्कि इसके साथ साथ उनके हजारों फॉलोअर्स भी हैं जो कि उनको फॉलो कर रहे होते हैं और उनको देखते हुए उसी स्पोर्ट्स के अंदर अपने पैशनेटली हिस्सा ले रहे होते हैं। तो आज हमारे मेहमान, आज हमारे गेस्ट हमारे साथ जो मौजूद हैं वो भी एक ऐसे मुनफरिद स्पोर्ट्स से मुंसलिक हैं जिसके हवाले से बात करें तो वो है घोड़सवार और नेजाबाजी। ये वो एक स्पोर्ट्स है जो कि पंजाब की एक सकाफत बन चुका है, पंजाब का कल्चर बन चुका है और ये अज़लों से चलता आ रहा है। और लेकिन इसके बावजूद भी ये स्पोर्ट्स जो है काफी हद तक निगलेक्टेड भी है। क्यों निगलेक्टेड है इस पर भी बात करेंगे। ये स्पोर्ट्स कितना जरूरी है, ये महंगा शौक है क्योंकि घोड़सवार होते हैं, घोड़े होते हैं और नेज़े होते हैं और उसमें मेलों के अंदर जो है वो शिरकत करनी होती है। तो आज हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, बिना किसी ताखिर के उनका तारुफ आपको करवाते हैं, उसके बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारे साथ मौजूद है चौधरी बिलाल सिकंदर बंदेशा साहब जो कि घोड़सवार भी हैं, नेजाबाज भी हैं, कबड्डी में भी मास्टर हैं, व्हाट नॉट। सर वेरी वार्म वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। उनके साथ हमारे साथ बराजमान है मुदस्सर वसीर साहब, घोड़सवार हैं, चुमियाना वसीरा से आपका ताल्लुक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप स्पेशली यूरोप से आते हैं यहाँ पर नेजाबाजी करने। बिल्कुल, आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। वेलकम। कैसे हैं आप दोनों? बिलाल साहब, मैं आपसे गुफ्तगू की शुरुआत करना चाहूंगा। मुझे बताइएगा घोड़सवार का शौक जो है, नेजाबाजी का शौक कब पैदा हुआ? एक्चुअली अगर तो आप शौक की बात करते हैं तो वो ब्लड में है जी, बाय बर्थ है। अच्छा। सबसे पहले वाले साहब, फिर बड़े भाई। अच्छा अच्छा। और उसके बाद जो है वो हमारे वो कहते हैं कि हम पे ये जिम्मेदारी आई और उसको बड़े बाखुशी हम उसको निभा रहे हैं। एक्चुअली ये जो नेजाबाजी है या घोड़े पालने का शौक जो है ये कदीम ज़माने से चलता आ रहा है। मतलब अगर आज के दौर से कंपैरिजन करें तो पहले ट्रांसपोर्ट जो है वो जो जैसे आजकल लोग गाड़ियां रखते हैं, पहले घोड़े होते थे, घोड़े सवारी के तौर पे इस्तेमाल होते थे। फिर उसके बाद जो मुख्तलिफ इवेंट्स इस पे होने शुरू हो गए और पंजाब का सबसे जो जिम्मेदारों का ये रवायती खेल है नेजाबाजी, तो ये चलता रहा सिलसिला। और अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये शौक जो है वो अपने पीक पे है जिसमें यंग जनरेशन जो है वो बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो इस हवाले से अभी तो मतलब ये शौक ऐसा है कि आपने अपने बलबूते पे करना है। अच्छा। इसमें ये नहीं है जैसे दूसरी आपकी स्पोर्ट्स गेम्स हैं, हॉकी है पाकिस्तान का कौमी खेल है, क्रिकेट है, बाकी दूसरे है। इस पे आपको गवर्नमेंट लेवल पे डिफरेंट एंगल से आपको स्पोर्ट्स होती है, SOPs बनाई जाती हैं, डिफरेंट एथिक्स हैं, उसको मीट करना होता है आपको। लेकिन इसके अंदर गवर्नमेंट की कोई मतलब अमल दखल नहीं है। ये प्योरली जो है वो सिर्फ शौकीन का ये शौक है। जो शौक अपने बल पर जो है अपने बल पर और शौकीन अपने ही ये इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, अपने साल घोड़े पालते हैं। फिर ये हमारा सीजन होता है जी, ये आप कह लें कि फरवरी मिड से स्टार्ट होके मई एंड तक चलता है। उसके बाद फिर अक्टूबर से स्टार्ट होके नवंबर दिसंबर तक। जी बिल्कुल। मतलब
न ये इस सीजन के लिए ना गर्मी चाहिए होती कभी ज्यादा कभी और ऐसा ना महसूस हुआ आपको कि यार ये शौक जो है ना, मुझे किसी और लाइन में जाना चाहिए था? कभी कभी होता है कि वालिदैन के या बड़े भाई के नक्शे कदम पर आप नहीं चलना चाह रहे होते, होता है कभी कभी ऐसा भी? आपका शौक कुछ और होता है लेकिन आप किसी और तरफ जाते हैं, ऐसा तो नहीं हुआ? आपका प्योरली अपना शौक था? जी कह सकते हैं आप, लेकिन ये जो घोड़े से मोहब्बत है ना जी आपकी, ये खून में ये खून में है, और ये आपको इसके लिए किसी मतलब ना पीछे से किसी तरफ की जरूरत होती है ना आगे से, ये इटसेल्फ आपका अपना शौक है। हाँ, ये वो पंजाबी में कहते हैं ना, है घाटे दा सौदा है जी। मुख्तलिफ गेम्स में आप जाके जो है वो डिफरेंट एंगल से आपकी अर्निंग का भी जरिया बनता है आपका शौक। आप स्पोर्ट्स में जाते हैं, क्रिकेट देख लें कितनी हाईली रिकमेंडेड है और हाईली मतलब पैसे उसमें होते हैं। आजकल तो आपने वो लास्ट टाइम जो देखा है, वो जो हमारे पाकिस्तान के गोल्ड मेडलिस्ट हैं जिन्होंने नेजा फेंका जस्ट, तो कितना मतलब हाइप क्रिएट हुई है और कितनी इज्जत, और उसको महल में जीरो से हीरो बन गया वो मेडल लेने के बाद। ऐसा ही नेजा हम भी फेंकते हैं लेकिन हमें कोई बंदा सपोर्ट नहीं करता, ऐसा ही हुकूमती लेवल पे ये वो। सो ये प्योरली शौक है, हमारे जिम्मेदारों का शौक है, और हम इसको अपना के इसको करके खुशी महसूस। और ये बड़ी जरूरी चीज है कि आप किस तरीके से, मुदस्सर साहब ये बताएगा, घोड़े को कंट्रोल करना, एक जानवर को कंट्रोल करना, अपने उसकी हरकतों को, उसकी भाग दौड़ को, उसके चलने को, हर चीज को कंट्रोल कर लेना, ये दिस इज नॉट समथिंग वेरी इजी। कितना मुश्किल है? ये मुश्किल तो नहीं है, जिस आदमी को ये शौक है ना नहीं, जिस आदमी को ये शौक है ना, इस शौक के लिए सबसे पहले घोड़े की सवारी करने के लिए इंसान में जज्बा और जुर्रत होनी चाहिए। जो भी आदमी जज्बा और जुर्रत से ये काम करता रहे, उसके लिए ये ऐसी है जैसे आप स्पोर्ट गाड़ी चला रहे हैं। अच्छा, जितना आप तेज चलाएंगे ऐसे ही महसूस करो कि आप घोड़े पर एंजॉय कर रहे हैं। बेसिक दलेर बंदों का शौक, दलेर बंदों का शौक। आप तो यूरोप से आते हैं यहाँ पर नेजाबाजी करने के लिए, घोड़सवारी के लिए, तो व्हाट मोटिवेट्स यू? कौन सी चीज आपको इस तरह खींच के ले आती है वापस? अपने बताएं। जो घोड़ों का प्यार है ना, ये घोड़े जो हमारी ना करीबन 70 साल से हमारे घर में पा रहे हैं हम, हमारे बुजुर्ग भी पा रहे हैं, हमारे बड़े भाई भी पा रहे हैं, और उनके साथ मैं भी यही ना शौक पा रहा हूँ। तो जब होते तो हम आउट ऑफ कंट्री हैं, पेरिस में ही, लेकिन हमारा जो दिमाग है ना वो करीबन हमारे शौक में ही रहता है अक्सरियत में, और हमारी कोशिश रहती है अभी कब वक्त आए और हम वापस जाएं, अपने शौक पर जाएं। सीजन स्टार्ट और पाकिस्तान पहुंचे, बस ना एक तरफ और अपना शौक जो है वो एक तरफ है। जी बिल्कुल। सबको जब छोड़ के जो है पाकिस्तान वापस आते हैं, सिर्फ टेंट पैकिंग करने के लिए मुदस्सर साहब आते हैं, यूरोप को छोड़ के, पेरिस को छोड़ के यहाँ पर आते हैं और अपना शौक पूरा करते हैं। टेंट पैकिंग किस हद तक जो है वो जुनूनी तौर पर लोग। अच्छा, ये वही बताएगा कि इसको सीखने में कितनी देर लगती है? मतलब अगर मेरे जैसा एक न्यूट्रल बंदा सीखना चाहे घोड़सवारी को, ये तो बस इंसान पर डिपेंड करता है, लेकिन जितना शौक आपको ज्यादा होगा उतना आप जल्दी सीख जाएंगे। जुनून के तहत जितना जुनून। लेकिन एक बात जरूर है, जो आदमी एक दफा घोड़े की सवारी कर लेता है ना, एक दो दफा दुड़ाल है ना, वो ऐसे समझो कि आपको पहले मिसाल दे दी है कि एक अच्छी गाड़ी स्पोर्ट गाड़ी के मुताबिक है। अच्छा, मुझे बताएगा इसके लिए आपको घोड़े की जबान समझना भी जरूरी होता है कि उसकी मूव्स, वो क्या चाह रहा है, ये भी चीजें पता लगना शुरू हो जाती है? बिल्कुल एग्जैक्ट। जब आप घोड़े के पास जाते हैं, उससे प्यार करते हैं, हाथ लगाते हैं, उनके कानों से आपको पता चल जाता है कि घोड़ा हमारे साथ कैसा चलना चाहता है। घोड़े को मिलो, प्यार करो, वो बिल्कुल सेम टू सेम एक इंसान की तरह ही है। जितना आप उससे प्यार करेंगे इतना ही आपसे वो प्यार करेगा। जबरदस्त। चौधरी साहब ये बताइएगा कि इसमें कितनी सदाकत है, और कभी ऐसा फील हुआ आपको लाइफ में कि यार मैं समझ पा रहा हूँ क्या कम्युनिकेट करना चाह रहा है? एक्चुअली जी, जानवरों के अंदर वफा का दूसरा नाम जो है ना वो घोड़ा है। ऐसे ही ठीक है, आप इसके साथ जितने मानूस होते हैं, जितने इसके करीब होते हैं, ये उतना ही आपको रिस्पॉन्स करता है, उतना ही रिजल्ट देता है आपको। तो इसकी लैंग्वेज बोलता तो नहीं है, बेजुबान है, लेकिन इसकी हरकत से, इसकी फीलिंग से आप फील करते हो। मतलब डिफरेंट इसके मतलब एंगल्स हैं जिससे वो अपने बारे में आपको शो करवाता है कि मेरा क्या मूड है, मैं क्या चाहता हूँ। रही बात सवारी की, उस कम्युनिकेशन की, तो अल्लाह पाक ने इसको इतनी अकल से नवाजा है कि जब एक राइडर, सवार जो है, घोड़े की रकाब पे पांव रखता है तो घोड़ा जज कर जाता है कि बंदे का कैलिबर क्या है। अच्छा, बंदा कितने लेवल का सवार है भी या नहीं। तो ये एक अल्लाह पाक ने इसको बड़ी सिफ्त दी हुई है। और जब आप घोड़े पे सवार हो जाते हैं, मैंने आगे आपको काउंट किया कि दलेरों का काम है,
छोटे दिल वाला बंदा ये काम नहीं कर सकता। उसको कॉज ये है कि जब आप घोड़े की पुश्त पे होते हैं, पीठ पे बैठते हैं, आपके हार्ट की फीलिंग और घोड़े की फीलिंग्स जो है, हार्ट बीट जो है वो सेम हो जाती है। अच्छा, जब ये हार्ट बीट सेम हो जाती है तो तब वो घोड़े को भी आइडिया होता है कि मेरे ऊपर बैठा सवार किस लेवल का है, तो वो फिर उसी तरह ही रिस्पॉन्स करता है सवार को। क्या बात है, ये तो बड़ी जबरदस्त ये इन्फॉर्मेशन एक ऐसी है जो मुझे आज से पहले कभी भी पता नहीं थी। मैं तो सिर्फ ये जानता था कि सिग्नल जो है घोड़ा अपनी पूंछ के जरिए या अपनी हरकत के जरिए देता है, लेकिन आपने भी एक बड़ी एक ताज्जुब की बात बताई है कि कानों से पता लगता है कि वो सिग्नल दे रहा है। तो ये बड़ी एक इंफॉर्मेटिव चीज है। अच्छा, मुझे बताएगा कि कितना टाइम गुजरता है यहाँ पर जो मेले वगैरह होते हैं, तो ये हर दूसरे तीसरे दिन होते हैं, थका देने वाला नहीं होता है काम? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, थकते नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, शौक में थकावट नहीं है। अच्छा, मतलब जितना मर्जी हो। और ये कितना, मतलब एक मेला होता है, कितनी देर चलता है वो? मतलब एक प्रोग्राम है वो 1 दिन चलता है, 2 दिन चलता है? कुछ मेले होते हैं जो 1 दिन के होते हैं इमटा, और कुछ मेले होते हैं वो 2 दिन के होते हैं। तो वो जितने लोगों को वो बुलाएंगे ना, 1 दिन का रखेंगे तो फिर तकरीबन शाम को खत्म हो जाता है। अगर 2 दिन का हो तो वो भी सुबह से लेकर शाम तक इवनिंग टाइम खत्म हो जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि आपके पास कितने घोड़े हैं? अभी मेरे पास 5 घोड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उनके कोई नाम शाम भी रखे? हाँ बिल्कुल है। एक का नाम ब्लैक है घोड़ा, अच्छा। जो है ना उसका नाम है मुश्का वसीराला। अच्छा। जो पंजाबी में है ना वो समझ जाएंगे। सही सही। और 4 वाइट है नुकरे, उनके एक का नाम है गुड्डू, एक चनमाई है, एक कैदी नंबर 804 है, और चनमैया भी है? एक चनवरियाम है उसका नाम। अच्छा अच्छा, ये आपने जो इसमें नस्ल का कोई नाम लिया था स्टार्टिंग में कि वाइट जो है उनका नाम? हाँ, व्हाइट जो होते हैं ना उनको नुकरा बोलते हैं पंजाबी नुकरा। में, और जो ब्लैक होते हैं ना उनको मुश्का बोलते हैं। मुश्का और लुकरा। हाँ, और जो मुश्का वसीरों का वो वसीर हमारी कास्ट है, तो वो हमारा फेवरेट घोड़ा ये है। कितनी उम्र के होते हैं जब आप उनको पाल रहे होते हैं? ये हम बेसिकली शुरू से? छोटे बच्चे ही लेते हैं, कोई 2 साल का हो गया, 3 का, और उसके बाद वक्त के साथ साथ बड़े हो घोड़ों के हवाले से बड़ी इन्फॉर्मेशन मिल रही है मुझे भी कि लुकरा भी होते हैं और मुश्का भी होते हैं, और इसके अलावा कौन कौन सी नस्ल है, ये सब गुफ्तगू करेंगे। टेंट टैगिंग पर बात करेंगे, स्पोर्ट्स जो है इसको किस हद तक गवर्नमेंट की सपोर्ट की जरूरत है, इस पर बात करेंगे। लेकिन एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक जी, सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं टेंट पैगिंग के हवाले से, घोड़सवारी के हवाले से, नेजाबाजी के हवाले से। वो शौक है जो कि खास तौर पर पंजाब के बासियों का शहर है, पंजाब के बासियों के शहर फैसलाबाद से अगर खुद तौर पर बात करें तो फैसलाबाद के लोगों का शहर है, पंजाब के लोगों का शहर है। तो यहाँ के जो लोग हैं उनमें ये शौक बड़ा जो शिद्दत से पाया जाता है। और घोड़सवारी जो है वो कितनी मुश्किल है और इसका शौक किस तरह से डेवलप किया जा सकता है, अगर किसी शख्स के अंदर ये शौक पैदा हो जाता है तो इस शौक को पूरा कैसे किया जा सकता है, इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुदस्सर वसीर साहब और उनके साथ साथ चौधरी बिलाल सिकंदर बंदेशा साहब। बंदेशा साहब, ये बताइएगा, किसी शख्स के अंदर ये शौक पैदा हो गया, उसके बाद वसाइल नहीं है, घोड़सवारी कहाँ से करनी है, किस तरह से इस शौक को पूरा करना है। यूट्यूब आजकल एक ऐसा हमारा प्लेटफॉर्म बन चुका है जिसके ऊपर बहुत सी ऐसी वीडियोस देख के लोग शौक तो पाल लेते हैं लेकिन वसाइल नहीं मिल पाते हैं। तो अगर फैसलाबाद के, पंजाब के इस शहर फैसलाबाद के अंदर किसी शख्स के अंदर ये शौक पैदा हो जाए तो कहाँ जाए? एक्चुअली अगर तो बात करें तो शौक तो ये बड़ा महंगा है। अच्छा, ये वसाइल के बगैर ये शौक नहीं हो सकता। बड़ा है तल्ख हकीकत, लेकिन ये क्लियर है कि मतलब वसाइल के बगैर ये शौक नहीं होता। अगर आप में शौक डेवलप हो गया है, आप बेसिक जो है वो सीखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फैसलाबाद में पुलिस एकेडमी बन चुकी है। बिल्कुल, ऑलरेडी उधर वो ट्रेनिंग करवाते हैं, और फैसलाबाद जरी यूनिवर्सिटी है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं बेसिक। एक्चुअली घोड़सवारी एक ऐसा शौक है और ऐसा ये मतलब ये आप यूट्यूब के जरिए जो है ना वो सारा फुलफिल नहीं कर सकते। देख तो सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल शौक है। जब तक आपने प्रैक्टिकल नहीं करना, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। प्रैक्टिकल करने के लिए कहाँ राब्ता किया जा सकता है? यानी कि मेरे जैसा एक ऐसा शख्स जिसने कभी आज तक घोड़ा देखा भी नहीं, जी, उसको शौक पैदा हो गया, उसने वीडियोस देखी, उसको शौक पैदा हो जी। गया, वो कहाँ जाए? कोई एकेडमी बनी हुई पुलिस लाइन? जी बिल्कुल, पुलिस लाइन जाए, जरी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में जाए, अच्छा, वहां पे भी है, या हम जैसे दोस्तों के पास आ जाए, हमारे फॉर्म्स पे आ जाएं। मतलब ये हर एक के लिए हम नहीं कर सकते, लेकिन चंद अहबाब जो दोस्त हमारे करीबी हैं उनको हम फैसिलिटेट। अच्छा, मुझे बताएगा, उन्होंने बताया कि उनके पास 6-7 घोड़े हैं। आपने कितने घोड़े रखे हैं? मेरे पास भी 5 घोड़े हैं। 5 घोड़े हैं, तो इनके लिए जगह बड़ी दरकार होती होगी, कितनी जगह होती है? मैंने जी समुद्री रोड के ऊपर है चिनाब गार्डन सोसाइटी,
उसमें ही मेरी रहायश है और उधर ही मैंने 6 कनाल के अंदर जो है वो मुख्तस करके जगह उधर अपना फार्म हाउस बनाया हुआ है जस्ट घोड़ों के लिए। घोड़ों के लिए सर? जी। तो वो मतलब ऐसा हो कि कोई थोड़ी सी जगह हो, उसमें तो मेरे ख्याल सफिशिएंट नहीं है। नहीं जी, एक्चुअली मैंने एक उसको पैडिक कहते हैं जिसमें घोड़े को भी आप पैडिक उसको घोड़े को भी ट्रेन करते हैं और आप बेसिक जो है वो सवारी भी उसमें सीख सकते हैं। मैंने एक कनाल के अंदर जो है वो एक छोटा सा बनाया हुआ है पैडिक, उसमें आप जो है वो बेसिक वो मैंने बनाया तो अपने बच्चों के लिए है, उनकी ट्रेनिंग के लिए है और घोड़े की ट्रेनिंग के लिए है। तो मेरे लिए वो एनफ है जगह, मैं उसके अंदर अपने घोड़े को भी काम दे लेता हूँ और खुद भी वो सवारी कर सकता हूँ। जब मुझे प्रैक्टिस की जरूरत होती है लाइक मैं पट्टी बगाना है घोड़े को, तो हमारे बिल्कुल बिहाइंड पे है पाकिस्तान का सबसे पुराना ग्राउंड है जिसको हम न्यामोआना मंडी कहते हैं। बड़ी तारीखी मतलब नेजाबाजियां उस ग्राउंड में हुई हैं जो आजकल हमारी गवर्नमेंट की तवज्जो ना होने की वजह से वो आजकल बड़े ही साल से वो जो है उस पर वो वर्क नहीं हो सका। लेकिन नेजाबाजी का जब नाम स्टार्ट हो तो न्यामोआनी मंडी का एक तारीख है। तो मुझे ये शर्फ है कि वो मेरे घर से बिल्कुल एक मुरब्बे पे है और मैं उसमें ट्रेनिंग करता हूँ। अच्छा मुदस्सिर साहब, हम ये बात करना चाहेंगे कि जो नेजाबाजी है, जो टेंट पैगिंग है, ये गेम खेली कैसे जाती है, इसके क्या असूल होते हैं, ये भी थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं। लोग जानना चाहते हैं कि किस तरह नेजाबाजी में घोड़ सवार करते हुए नेजे को किस तरह से पैक करना होता है, क्या उसका क्राइटेरिया होता है, खेल भी थोड़ा सा हमें बताइएगा। जो नेजाबाजी का खेल है ना, जब इसके हम दौड़ते हैं ना, इसके राउंड दिए जाते हैं। अच्छा। जो एक आदमी किला उठाता है उसके 4 नंबर होते हैं, तो इसी तरह मुकाबला चलता जाता है। जब 4 लोग दौड़ते हैं उसको सेक्शन कहते हैं, उसमें नंबर देते हैं। पहले 8 का राउंड होता है, फिर 12 का, अगर चारों उठा लें तो उसके 16 नंबर होते हैं। तो इसी तरह 8 से शुरू होते हैं, 16 पर जाते हैं। पहले जो किला लगाते हैं ना वो 4 उंगलों की तरह मान लो 8 इंची का फट्टा उसको बोलते हैं, फट्टा कहते हैं। और लास्ट में जो होता है ना वो करीबन 4 इंची का आ जाता है। पहले 8 का होता है और लास्ट में 4 का हो जाता है अगर लेट हो जाए। तो जो राउंड क्लियर करता जाएगा ना वो आगे आता जाएगा। तो लास्ट में उन जो टीम्स बनी होती हैं? हाँ, टीम होती है, टीम्स बनी होती है। एक्चुअली होता क्या है, इसमें आगे भी बात कर रहे थे इवेंट्स के ऊपर, तो इसके अंदर 3 हमारे जो है वो 3 से 4 इवेंट्स होते हैं एक गेम के अंदर। सबसे पहले आती है सिंगल नेजाबाजी जिसमें एक सवार भागता है, सही, ठीक है, कंपटीशन होता है। उसके बाद होती है दुक्की इवेंट जिसमें 2 पेयर स्टाइल नेजाबाजी को उसको कहते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है इवेंट सेक्शन ऑफ टीम ऑफ 4 कि जिसके अंदर 4 घोड़े भगाए जाते हैं, ठीक है, 4 सवार भागते हैं। फिर वो एक टीम के वो 16 नंबर होते हैं। वो जजीज जो बैठे होते हैं वो रख देते हैं कि ना एक टीम भाग रही है, क्वालिफाई करने के लिए राउंड 12 नंबर चाहिए। तो उसमें एक गुंजाइश होती है कि एक का अगर मिस हो गया है तो 3 का लगना जरूरी है। इसी तरह राउंड भागते रहते हैं, क्वालिफाई करके नेक्स्ट राउंड के लिए लोग आते हैं। यानी 16 और 16 32 टोटल होते हैं दोनों टीम्स के? जी, नहीं 2 टीम्स नहीं होती, इसमें 100 टीम्स होती हैं। यानी 4 घोड़ों की एक टीम होती है और उनके 16 में होते हैं। उनके जो स्कोर्स होते हैं वो 16 होते हैं, ठीक है। इसी तरह मतलब 200 टीम्स होती हैं जिनका इवेंट होता है, मुकाबला होता है। ये गेम जो है ये सिर्फ पंजाब की हद तक क्यों मुख्तस होकर रह गया, ये क्यों पंजाब से बाहर नहीं जा पा रहा है? इसको हमने सिर्फ कल्चर के साथ क्यों रिलेट कर दिया? अगर हम इसको कल्चर से हटा दें, मेरे ख्याल में इसको हम इंटरनेशनल लेवल पर भी लेके जा सकते हैं। जी, अभी तो मतलब केपीके में भी जा रही है, लोग केपीके में भी कर रहे हैं, कश्मीर में कर रहे हैं, ईरान में कर रहे हैं, अच्छा, ओमान में कर रहे हैं। इसका ओरिजिन पंजाब से, ओरिजिन जो है वो पंजाब है। मैंने आपको पहले कोट किया, ये बेसिकली जिमींदारों का इवेंट था जो अपने घर में साल घोड़े रखते हैं, घोड़ियां रखते हैं। तो जब ये फसल वगैरह से फ्री होते हैं किसान, तो फिर वो गेम डिफरेंट दोस्त एक गांव के दूसरे गांव के लोगों ने इकट्ठा होके ये शौक हो, अभी तो ये शौक का पीक है, ये बकायदा इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, लोग जाते हैं। मतलब हमारे 2-2, 3 दिन, मैं अभी लास्ट नाइट मंडी बहुद्दीन से आया हूँ, 3 दिन का इवेंट था हमारा टेंट बैगिंग का जी। तो इसी तरह ही है कि मतलब अभी तो बड़े जी 3 दिन, और अगले दिन आप मेरे साथ बैठे हैं लाइव मॉर्निंग शो में। मैं रात 1 बजे पहुंचा हूँ जी, बिल्कुल। और थके नहीं है? थकावट आपके चेहरे से नहीं लग रही? थकावट जी होती है जैसे कि मतलब आप घर से बाहर हैं, अपने पूरे सिस्टम से आउट हैं। लेकिन जैसे वसीर साहब ने कोट किया है ना जी, शौक है, तो ये शौक आपको थकने नहीं देता। तो अगला इवेंट अब इसके बाद कब है जी? ये 7 तारीख को है जी, हम सरगोदा में 7 तारीख को फिर दोबारा एक्टिव जी, बिल्कुल। तो ये इससे मुझे बताइएगा सर कि मुदस्सिर साहब के इसमें जिस्मानी कुव्वत कितनी दरकार होती है? मतलब जिस तरह एक फुटबॉल होती है उसमें आप हाँफते हैं,
जी जी। इसमें आप घोड़सवारी कर रहे होते हैं तो ऐसा तो नहीं होता होगा कि आपको भी सांस चढ़ता होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल हमें सांस तो नहीं चढ़ता, लेकिन जो इंसानी जिस्मानत है ना, हाँ। वो करीबन आपकी दरमियानी होनी चाहिए, ज्यादा मोटापापन नहीं होना चाहिए, क्योंकि घोड़ों के पाँव का मसला बन जाता है लास्ट में। अच्छा। हाँ, जितना वजन होता है ना, वो जब दौड़ते हैं ना, जो कि आपने देखे हैं स्मार्ट्स होते हैं। स्मार्ट होने चाहिए, जैसे जो कि करीबन आपका 70-80 किलो तक होना वैसे जरूरी आपकी है। फिजिक बड़ी फिट है नजर। घोड़सवारी की आप कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। मैं जिम तो करता हूँ लेकिन घोड़सवारी नहीं करता। घोड़सवारी का शौक तो मेरा तो मुझे बहुत है। एक्चुअली इसके लिए भी फिटनेस का होना बड़ा जरूरी है। जरूरी। आपका फिट होना बहुत जरूरी है। स्टेमिना भी चाहिए होता है थोड़ा सा। जी बिल्कुल, डेफिनेटली। घोड़े हैं, देखें आपकी इतना इजी नहीं है कि मतलब आपकी जो बाजू हैं इनमें पावर होनी चाहिए, आपकी ये जो मतलब थाइज हैं आपकी इनमें पावर होनी चाहिए, क्योंकि जब आप घोड़े पे बैठे होते हैं तो आपका ये वजन, ये पोजीशन होती है कि आपका वजन जो है वो आपकी टांगों पे होता है और घोड़े को आपने अपने बाजुओं पे ऐसे थोड़ा आगे झुके की तरफ होता है। जी बिल्कुल। सो बंदे का फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसमें कुछ ये तो नहीं पॉसिबिलिटी होती कि यार ये एक सर्टेन टाइम तक हम ये गेम खेल रहे हैं तो कमर में पेन निकल आया, बैक पेन शुरू हो गया जी घोड़सवारी की वजह से, और होता ही होते हैं। क्योंकि जाहिर बात है आपको थोड़ा सा आगे झुके रहना पड़ता है। बिल्कुल होता है जी, लेकिन वो ही बात है ना कि मतलब प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। हाँ। आप फिटनेस में रहते हैं, आप प्रैक्टिस करते रहते हैं, उसी के साथ उसके अकॉर्डिंग जो है वो एक्सरसाइज करते रहते हैं तो आप फिट रहते हैं। मुझे सबसे ये बताइएगा मुझे कि हमें किसी न किसी एक सर्टेन गेम के लिए सर्टेन एक्सरसाइज, उसकी वर्जिश भी दरकार होती है। अगर आपको फुटबॉल खेलनी है तो आपको रनिंग करवाई जाती है। तो इस तरह के गेम खेलने में, टेंट पैगिंग में और घोड़सवारी के अंदर आपको कोई सर्टेन वर्जिश भी करना होती है? सुबह उठ के जी वर्जिश कर रहे हैं, जी भाग रहे हैं, ऐसा कोई वर्जिश करनी पड़ती है? जी नहीं, हमें खुद तो वर्जिश नहीं करते, लेकिन जो घोड़े की सवारी है ना, वो सुबह उठते हुए करीबन 5-6 किलोमीटर आपको करनी चाहिए घोड़े के ऊपर। सुबह के टाइम उठें आप, गर्मी से पहले पहले घोड़े पर स्पार्ट डालें, जीन डालें और घोड़े पर आप बैठ जाएं। उसके ज्यादा तो डाना नहीं है, स्लो सवार करीबन, और घोड़े दोनों की फिटनेस के लिए वो जरूरी है। है। सुबह आप करीबन 5-6 किलोमीटर जरूर करें। जी, बिल्कुल, ये हाँ, ये एक्सरसाइज तो उससे घोड़ा भी जरा आपके, तो वो आपके साथ फेमिलियर हो जाता है। कई अब तो वीडियो गेम्स ऐसी आ गई जिसमें आपको बताया जाता है कि आपने किस तरह घोड़सवारी की गेम्स हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। उन गेम्स के अंदर आप घोड़े के साथ जितना फेमिलियर होते जाएंगे, आपका मेंटल लेवल दोनों का जितना मिलता जाएगा, आपकी घोड़सवारी और अच्छी होती जाएगी। तो ये आपकी प्रैक्टिकली मैंने आपसे सुना है कि किस तरह से आपने बताया कि घोड़ा भी सेंस कर लेता है अपने सवार को कि ये मुझे, मेरे ऊपर सवारी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। नहीं कर। देखिए, आप अगर अपने दीन के हवाले से भी देखें तो बच्चों की परवरिश के हवाले से भी 3 चीजों का बोला गया है कि आप अपने बच्चे को तैराकी सिखाएं, आप अपने बच्चे को घोड़सवारी सिखाएं, आप अपने बच्चे को तीरंदाजी सिखाएं। ठीक है, ये 3 चीजें मतलब अकॉर्डिंग टू हमारे इस्लाम के हवाले से भी आपको कही गई हैं। अब मैं उसका आपको थोड़ा सा पीछे से मंजर बताता हूं कि क्यों, वाई। ये तीनों चीजें मैं आपसे सुनना चाहूंगा जी। कि घोड़सवारी, तीरंदाजी और तैराकी, ये तीनों चीजें क्यों इंपॉर्टेंट हैं और क्यों सीखनी चाहिए। हमारे साथ बड़े मंझे हुए स्पोर्ट्समैन मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और उसका जवाब भी लेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, सिटी अटेंड में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल साहब और उनके साथ मुदस्सर साहब। हम बात कर रहे हैं टेंट पैगिंग के हवाले से, घोड़सवारी के हवाले से, नेजाबाजी के हवाले से। आपसे बात हो रही थी कि 3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, एक तैराकी और एक घोड़सवारी और एक तीरंदाजी। ये 3 चीजें जो है आपके बच्चों को आनी चाहिए। और आजकल हम देखते हैं कि समर कैंप्स लगते हैं बच्चों की छुट्टियों में, उनमें बच्चों को तैराकी तो सिखाई जाती है, किसी हद तक घोड़सवारी भी सिखाई जाती है, तीरंदाजी नहीं सिखाई जाती। तो ये जानना, ये लोगों को, बच्चों को खुद तौर पर पता होना चाहिए 3 चीजें क्यों जरूरी हैं। जी, ये इसलिए ना, अगर मैं आपको अपने घोड़ों के हवाले से अगर बात कोट करूं तो ये टेंट पैगिंग के अंदर जब हम स्टार्टिंग पॉइंट पे होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके पेग तक आते हुए 5 से 6 सेकंड दरकार होते हैं। अच्छा, वो जो आपने उसको, हमने किला उठाना होता है, उसको क्या कहते हैं? पैग। इंग्लिश में आप पैग कहते हैं और पंजाबी में हम उसको किला कहते हैं। किला कहते हैं, ठीक है। और वो स्टार्टिंग पॉइंट से लेके किले तक आते हुए जो एक नॉर्मल घोड़ा है वो 5 से 6 सेकंड में आता है। ठीक है। अब उस 5 से 6 सेकंड के अंदर आपने 3 to 4 इवेंट्स करने होते हैं और वो क्विकली करने होते हैं। आप देख लें, 6 सेकंड आपने घोड़े को उठाना है, स्टार्टिंग पॉइंट लेनी है, फिर आपने घोड़े को संभालना है, खुद को संभालना है,
उसके बाद आपने अपने टारगेट को सेट करना है कि मेरा घोड़ा क्या पैग पे जा रहा है, किले पे जा रहा है। उसके बाद आपने वो जो आपके पास हम उसको सांग कहते हैं वो निकाल के पैग को हिट करना होता है। मैं इस हवाले से ये कहूंगा कि ये 6 सेकंड के अंदर डिसीजन लेना, ये आपके बच्चे की डिसीजन पावर को जो है वो बढ़ाता है। उसको अगर उसको आप नॉर्मल लाइफ में देखें तो जो कुलदेन बच्चे होते हैं फैसला ही नहीं कर पाते, और आजकल के बच्चों के अंदर ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा है, कंफ्यूजन का शिकार होते हैं, करूं ना करूं। शौक के वाले से अगर इसको देखें तो 6 सेकंड के अंदर आपने डिसीजन करना है कि मैंने घोड़े को ऊपर लेके जाना है, नीचे लेके जाना है, मैंने हिट करना है, और 6 सेकंड के अंदर आपने 3-4 काम करने होते हैं। ये मल्टीपल टास्क जो आपके माइंड के अंदर चल रहे होते हैं, और डिसीजन मैं समझता हूं कि बच्चे की डिसीजन पावर जो है वो बढ़ती है, उसका फैसला लेने की जो है वो सलाहियत जो है बढ़ती है। ऐसी तरह अगर वो नॉर्मल लाइफ के अंदर भी आएगा, अपने रोजमर्रा के मामलाते जिंदगी में भी, तो उसकी वो अपने फैसले और अपने डिसीजन इसी लेवल पे कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा जरूरी है। ये जो नेजाबाजी है ना, आप इस पर रोशनी डालिएगा। बेसिकली जो पहले वक्त में जंगों में होती थी ना, उसमें पहले ट्रेनिंग दी जाती थी कि इतने टाइम में आपने जाना है और दुश्मन पर वार करके आपने वापस आना है। इसलिए घोड़े पर पहले सवारी होती थी और ट्रेनिंग होती थी, उनके पास तलवार होती थी उस वक्त, तो वो उनको सिखाया जाता था जंग में, इसलिए इसको नेजाबाजी कहते हैं। भी आपने अपना नेजा लगाना है। पुराने जमाने में जो जंगे होती टेंट जो लगे हैं उनके किलों को उखाड़ के आना है, उखाड़ कर आना है, वापस आना है, तो वो ट्रेनिंग दी जाती थी, इसके लिए इसका नाम नेजाबाजी रखा गया। 4 बजे जाके झंडा गाड़ना है, उसके बाद वापस आना, झंडा गाड़ के वापस आना, टारगेट पूरा करना है। टारगेट यानी कि मतलब आपने टारगेट लेना, अगर जिस तरह खेमे लगे होते हैं वो किलों के साथ बंधे होते हैं, तो उनको उखाड़ना है। वो अगर आपने मैदान में उखाड़ देते हैं तो आप सिजरा में या डेजर्ट में उड़ जाते हैं, मेन वो टारगेट होता है। उससे इंस्पायर होकर फिर ये रफ्ता रफ्ता अभी टेंट पैगिंग जो है वो किले पे आ गई, यहाँ वो किला और पैग वो लगा के तो नेजाबाजी करते। और वैसे अगर बात करें सोशल मीडिया के हवाले से, सोशल मीडिया का दौर है और हमारे बच्चे जो है ना वो बहुत ज्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल की तरफ जाते जा रहे हैं। यानी अगर वो हम अपने बच्चों को ज्यादातर बनाना चाहते हैं सोशल मीडिया मैनेजर, मीडिया फलां, और सोशल मीडिया के ये बन जाओ, वेबसाइट बना लो, वेबसाइट डेवलपमेंट सीख लो, डिजाइनिंग सीख लो, बच्चे 10-10, 12-12 घंटे कंप्यूटर के आगे बैठे होते हैं और सिर्फ उनका तवज्जो जो है वो अपने कंप्यूटर के ऊपर होती है और वो नजरों और दिमाग से काम ले रहे हैं। फिजिकल एक्टिविटीज ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। फिजिकल एक्टिविटीज को दोबारा से उजागर करने के लिए ऐसे खेल मुझे लगता है आपके साइड में बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आपकी तो फिजिकल एक्टिविटीज रहती है, आपका शौक भी पूरा होता है, और इसके साथ साथ जिस तरह से आपने बताया कि डिसीजन मेकिंग पावर, क्रिटिकल एनालिसिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये आपके अंदर स्किल्स डेवलप होती हैं। तो मुझे लगता है स्किल्स बड़ी जरूरी है। देखिए, अगर फिजिकली फिट बंदा नहीं है तो वो मेंटली कैसे फिट होगा? अगर उसकी फिजिक उसके साथ नहीं देती तो वो कैसे करेगा? सो इसीलिए बंदे को एक्सरसाइज जो है वो डे फर्स्ट से जरूरी है। आप फिजिकली फिट नोट कीजिएगा, ये जो बड़े बड़े वेबसाइट डेवलपमेंट वाले लोग होते हैं या सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा अटैच होते हैं, जो यहाँ से रोजी रोटी कमा रहे होते हैं अपनी, वो 12-12, 13-13 घंटे कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हैं। जब हम उनसे बात करेंगे ना तो वो आपसे कहें हाँ जी क्या कहा आपने, वो एक दफा सुन नहीं पाते हैं, उनको आपको तवज्जो दिलवानी पड़ती है, वो एक्टिव नहीं होते हैं। उनका माइंड जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने वो वेबसाइट डेवलपमेंट, गेमिंग डेवलपमेंट की तरफ होता है, तो वो बड़े कंफ्यूज्ड होते हैं, डिसीजन भी नहीं ले पाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये इसलिए ये फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा जरूरी है, और आप लोग उसकी जिंदा मिसालें हैं कि जिन्होंने उस चीज को, उस रिवायत को जिंदा रखा हुआ है आज के दौर में। अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये बड़ा जरूरी है। मुझे आप बताएगा, जो आप यूरोप छोड़ के आते हैं तो इतनी बड़ी ये सेक्रीफाइस है कि आप अपना काम छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़ के इस शौक को पूरा करने के लिए आते हैं। तो आप इस पर रोशनी डालेगा कितना जरूरी है ये एक्टिविटीज। ये जरूरी, इतनी जरूरी है कि जैसे आपने आउट ऑफ कंट्री से वापस आते हैं ना, यकीनन फैमिली से ज्यादा हम इनको टाइम देते हैं। क्या बात? ये जानवर नहीं है, ये हमारे एक फैमिली मेंबर है। तो हम जैसे ही आते हैं ना कि ऐसे ही समझे कि हम अपनी फैमिली को मिलने आते हैं। सुबह कितने बजे उठते हैं आप इनके साथ? मैं इंटरेक्शन करने के लिए सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ। सबसे पहले मैं अपने घोड़ों के पास जाता हूँ, उनको देखता हूँ सब ठीक हैं, कैसे हैं, क्योंकि रात उसके बाद 12 बजे फिर मैं चला जाता हूँ। जब जाता हूँ तो घोड़े को बह जाता हूँ, तो सुबह जब आता हूँ ना तो वो जैसे ही मुझे देखते हैं ना तो आवाजें निकालते हैं, वेलकम करते हैं आगे से मुझे। तो फिर मैं सबसे प्यार भी करता हूँ, तो इसलिए वो भी मुझसे प्यार करते हैं। अच्छा, इनकी खुराक के हवाले से बात करें तो इनकी खुराक को समझना पड़ता है। मैंने सुना है कि बड़ी क्रिटिकल खुराक होती है, कभी इनको कुछ खाने को दिया जाता है, कभी दूध वगैरह भी पीते हैं, तो ये बड़ा मुश्किल खुराक है या इजी टू अंडरस्टैंड है? नहीं, मुश्किल तो है थोड़ी सी, लेकिन शौक में कोई मुश्किल नहीं है। इनकी खुराक इनके मौसम के मुताबिक दी जाती है।
इनको जैसा मौसम हो उसी हिसाब से इनको खुराक डालनी मसल्स चाहिए। बड़े इनके तगड़े होते हैं घोड़ों के, और स्पीड के बारे में पता है कितने किलोमीटर पर आवर ये भाग सकते हैं? आप अगर देखें तो दुनिया की पहली जो स्पीडी मशीन बनाई गई थी, हर पर उसकी पावर का जो अंदाजा है वो आज भी हॉर्स पावर पावर लगाया जाता है। किसी भी मशीनरी को आप करते हैं तो हॉर्स पावर के अकॉर्डिंग होती उसकी है। कितनी हॉर्स पावर है, इस गाड़ी की कितनी हॉर्स पावर है, वाह बिल्कुल। जबरदस्त। ये इसकी स्पीड अगर घोड़े को अपनी हॉर्स पावर का पता चल जाए ना तो वो आदमी को ऊपर बैठने ही ना दे। ये तो उसका प्यार है हमारे साथ कि हमें ऊपर बैठने देता है और हॉर्स राइडिंग करने देता है। बिल्कुल हॉर्स राइडिंग के वाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, बड़ी यूनिक इंकशाफात जो है वो खुल के सामने आ रहे हैं जिनसे मैं खुद भी फेमिलियर नहीं हूँ। एक छोटा सा वक्फा देते वक्त के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं। खेल के हवाले से बात हो रही है, स्पोर्ट्स के हवाले से बात हो रही है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि दौर जो है वो सोशल मीडिया की तरफ जा रहा है और सोशल मीडिया हमें बहुत ज्यादा मसरूफ कर रहा है ट्रोलिंग के ऊपर। आप बैठते हैं घंटों ट्रोलिंग करते हैं। कोविड के बाद से एक रिसर्च बताती है कि आपका वॉच टाइम जो है, यानी आपकी जो स्क्रीन टाइम है, वो स्क्रीन टाइम कम से कम आपका जो है एक शख्स का वो 8 से 9 घंटे हो चुका है एक दिन का। यानी आप 8 घंटे जो है अपने मोबाइल फोन को देखते रहते हैं मुख्तलिफ औकात के अंदर। तो ये बड़ा जरूरी है कि आपकी कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए और अपने बच्चों को अभी से सिखाएं कि किसी न किसी फिजिकल एक्टिविटी के अंदर अपने बच्चे जो हैं आप इंगेज करें, ताकि वो ना सिर्फ सोशल मीडिया के बन के रह जाएं बल्कि इसके साथ साथ वो ये सब कुछ करें, ऑल गुड, लेकिन इसके साथ साथ बहुत जरूरी है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी होने, कोई एक्सरसाइज, कोई खेल, कोई ऐसी स्पोर्ट्स जिसमें वो बच्चा एक्सेल करना चाहता हो, उसको ये मौका दें। ये मत डराएं कि बाहर जाओगे तो तुम्हें चोट लग जाएगी। उसको ग्राउंड में लेके जाएं, उसकी सरपरस्ती करें। और हमारे सामने जिंदा मिसालें जो बैठी हुई हैं, बिलाल साहब की शक्ल में, मुदस्सर साहब की शक्ल में, जिन्होंने अपनी फील्ड के अंदर ना सिर्फ अपना नाम बनाया बल्कि अपने फोर फादर्स की लेगेसी को आगे लेकर के चल रहे हैं। एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जो कि यूरोप से इस खेल को खेलने के लिए यहां पर आते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि खेल जो है कितना जरूरी है और ये फिजिकल एक्टिविटीज जो है कितनी जरूरी है। और घोड़े की जबान को समझना, उसकी लैंग्वेज को समझना। मुझे ये बताइएगा, जो उसके वो जो खुर होते हैं, जो उसके बूट लगते हैं, पाँव नीचे लगते हैं, ये उसके पैदा होने के बाद लगाए जाते हैं और किस एज में जाके इसको लगाए जाते हैं? एक्चुअली जी ये जो नल लगाते हैं हम घोड़ों को, जब उसको वर्क देना शुरू करते हैं, हम जब उसको काम देना शुरू करते हैं तब लगाए जाते हैं। अच्छा। नॉर्मली जब ये बच्चा 2 साल का होता है, 2.5 साल तक, तो इसको हम छेड़ते भी नहीं है। नलबंदी हम उसको वक्त करते हैं इसको तब जब हमने इसको भगाना होता है, इसको फिजिकली हमने ट्रेनिंग में लाना होता है। सही। तब वो भी इसलिए कि इसके नीचे से पैड जो है वो इसके पाँव जो हैं, जैसे लाइक हमारे नाखून होते हैं ऐसे ही होते हैं, ताकि इसके पाँव जो हैं वो सेफ रहें और नीचे से जो मतलब अनबैलेंस होने का खतरा ना हो। बिल्कुल। अच्छा, ये इससे बैलेंस इसका जरा ज्यादा बेहतर हो जाता है? बिल्कुल बेहतर। अनबैलेंसिंग का भी खतरा होता है, चोट लगने का भी खतरा होता है ना, कोई चीज नीचे आ गई, कुछ जख्म हो गया उससे। साफ तो नहीं होते हर जगह पर। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं? ये ग्राउंड के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, ग्राउंड तो हमारे ग्राउंड है ना वो कच्चे होते हैं, मिट्टी के होते हैं, वहाँ रोड़ा वगैरह कोई पाँव में लग जाए तो उसको ना फिर नुकसान नहीं होता उनसे। लेकिन जो नल है ये मेरे गालिबन हर घोड़े को ही लगाया जाता है एक सर्टेन एज के बाद। वर्किंग हॉर्स को लगाया, वर्किंग हॉर्स को, जैसे कोई काम लेना होता है, वरना जिसने घर पे रखने होते तो वो। जी बिल्कुल। अच्छा, ये चेंज भी होते हैं, चेंजेबल होते हैं, चेंज की जाती है? बिल्कुल। जो तकरीबन 1 महीने के बाद जो है वो चेंज कर दिए जाते हैं। चेंज कर दिए जाते हैं। और ये इट इज मेड ऑफ आयरन? जी, आयरन लोहे के होते हैं। आयरन के भी, स्टील के भी होते हैं। और इसमें मैं ख्याल उसकी आवाज भी, जो एक स्पेशल एक साउंड है ना घोड़े की, जो जिसमें एक ट्रेन की साउंड होती है या किसी, और घोड़े के भागने की भी एक साउंड होती है, वो आपके दिमाग में जब चलती है तो एक जोश सा आता है ऑटोमेटिकली। आपके ज्यादा आता होगा? जी बिल्कुल। जो अच्छे और पावरफुल हॉर्स हैं वो तो आप सोए हो तो आपको उठा देते हैं, और आपके दूर से भी घोड़ा कोई भाग रहा हो तो आपको तकरीबन कोई 500 मीटर से भी फील होगा कि घोड़ा भागा है, उसके रिदम से, उसकी तरतराहट से। जमीन जो है ना वो तक जो है उसमें वाइब्रेशन आती है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आप अपने बच्चों को भी थोड़ी सी ट्रेनिंग दे रहे हैं इसके बारे में? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बेटा जो है वो 6 साल का है और प्रॉपर राइडिंग करता है। 6 साल का? जी बिल्कुल, माशाल्लाह। जी बिल्कुल। वो प्रॉपर डेरे पे आता है, फॉर्म पे आता ये है। प्रोग्राम के बाद ना मुझे उसकी पिक्चर भी दिखाइएगा, मैं पिक्चर देखना Sure, चाहूँ, मैं उसकी पिक्चर देखूंगा। मैं जानना चाहता हूँ कि दिखने ये मोटिवेशन होती है। 6 साल का बच्चा जो हॉर्स राइडिंग करता है, आप समझ लें कि 6 साल का बच्चा गाड़ी चला रहा है इस तरह से, और वो घोड़सवार अगर कर रहा है घोड़सवारी, तो उसका मतलब वो घोड़े की जबान समझ रहा है, उसके अंदर
प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसा मैं कह रहा हूं कि ये प्रॉब्लम्स को हल करने की कैपेसिटी आती है घोड़सवार। अगर आप घोड़े की जबान समझने की कोशिश कर रहे हैं, जाहिर बात है आपने सिक्स सेंस से समझना उसको, अपनी सिक्स सेंस से समझना है क्या चाह रहा है, तो ये बड़ा जरूरी है। तो आप बताइएगा, आप के बच्चे भी कर रहे हैं ट्रेनिंग के हवाले से? नहीं, हमारे जो है ना बड़े, अच्छा बड़े बच्चे? हाँ बड़े बच्चे नहीं है, सॉरी, मेरे बच्चे अभी नहीं अनमैरिड है। अच्छा, आप अनमैरिड हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको। लेकिन हमारे जो कजन है, मामू के बेटे हैं, वो भी बिल्कुल छोटे हैं, भांजे भतीजे? हाँ भांजे भतीजे, वो छोटे हैं लेकिन 5-6 साल के, वो भी इसी तरह सारा दिन घोड़ों के साथ ही गुजारते हैं। घर का कल्चर बन जाता है ना? हाँ, घर का कल्चर बन जाए। हमारी करीबन सारी फैमिली है ना, वो सारा टाइम करीबन इन घोड़ों को ही देती है। तो आप वहां पे पेरिस में क्या करते हैं? हमारा पेरिस में काम अपना है। अच्छा। हाँ, एक छोटी सी कंपनी है, कनेक्शन का काम है, ये टाइल रंग का काम है इस तरह। अच्छा अच्छा अच्छा, तो करीबन काम तो वहाँ पर करते हैं, शौक यहाँ पूरा करते हैं। शौक यहाँ पर ही पूरा अच्छा, करते हैं। इसी बहाने आप इधर आते होगे? हाँ बिल्कुल। अच्छा, सीजन जो जिस तरह से आपने बताया कि अभी टेंट पैकिंग का सीजन चल रहा है, जी, ये दिसंबर मिड तक जारी रहेगा, उसके बाद ब्रेक आएगा, उसके बाद फरवरी के बाद शुरू होगा। जी बिल्कुल। तो अभी ये जो सीजन पूरा चल रहा है, इसमें कहाँ कहाँ मसरूफियत होती है जब आप आते हैं यहाँ पर, तो और कितने दिन के लिए आते हैं? मैं ज्यादातर तो इधर नहीं रहता, करीबन 1.5 महीने 2 महीने के लिए आता हूँ। जितना टाइम सीजन चलता है तो इधर रहता हूँ, उससे जैसे ही सीजन क्लोज होता है मैं भी बिल्कुल वापस चला जाता हूँ। तो घर वाले शिकायत नहीं करते? सिर्फ खेलने के लिए आते हो? नहीं, मेरे घर वाले माशाल्लाह मेरे घोड़ों को भी बहुत टाइम देते हैं। अच्छा। और कभी शिकायत नहीं किया, वो मेरे साथ हैं। और जो हमारा एक मामू है जवार अल्लाह देता हुसैनी वसीर, काफी लोग उसको जानते हैं, तो ये सारी मेहनत उनकी मेरे साथ है। हम रल के ये दोनों ये शौक करते हैं। उनके पास भी घोड़े हैं, मेरे भी, एक ही क्लब में दौड़ते हैं दोनों। अच्छा अच्छा। बिलाल साहब, आप बताइएगा कि मतलब बेटा आपका भी खुद शौकिया सीख रहा है या आपने उसको कहा कि सीखना? हाँ नहीं जी, वो देखता है। एक्चुअली मैं तो, आपने बेटे की पूछी, मेरे 2 भतीजे हैं, मतलब एक लाइक 6th क्लास में है और एक 10th में है, दोनों बेहतरीन राइडर हैं। अच्छा। एक भांजा है, वो भी मतलब बेहतरीन राइडर है। और ये इंस्पायरिंग है, मतलब जैसे मुझे अपने बड़ों से इंस्पायरिंग हुई उनको देख के, तो ऐसे ही बच्चों को भी हमसे वो इंस्पायर है, वो देखते हैं। और मेरे ख्याल में हमारे साथ तो ये इवेंट्स के अलावा और दूसरी मतलब डेरे की मसरूफियात होती हैं, लोगों को आना जाना या कहीं अंदर, तो हमसे ज्यादा घोड़ों को टाइम वो देते हैं। अच्छा, वो अच्छे देते हैं? बच्चे देते हैं, मतलब लुक आफ्टर करते हैं, मुलाजमों को देखते हैं। मैं समझता हूँ कि मैं अगर घोड़े भगा रहा हूँ ना जी, तो उसमें वो मुझे संभाल के मेरे भतीजे और भांजे देते हैं। जबरदस्त। और स्पेशली मेरे वालिद साहब जो हैं, उनका बड़ा कंट्रीब्यूट है। जारी बात है, उन्होंने ये पौधे लगाए हैं। मेरे से ज्यादा घोड़ों को संभालने की उनको फिक्र होती है। ये देखें ना, ये बड़ा ही जरूरी है, बहुत जरूरी है नाजरीन, कि आप अपने बच्चों को जिस तरह से बता रहे हैं कि बच्चों का ज्यादातर टाइम जो है वो घोड़ों की टेक केयर में, उनकी हिफाजत में, उनके साथ शौक पूरा करते हुए गुजरता है। तो ये टाइम जो है अगर यहां ना गुजर रहा होता तो फिर बेड पे बैठ के सोशल मीडिया के ऊपर गेमें खेल के गुजर रहा होता। तो ये ऐसी किसी न किसी एक में, जरूरी नहीं है कि सिर्फ घोड़े, जरूरी ये है कि किसी न किसी एक स्पोर्ट्स के अंदर, उस एक्टिविटी के अंदर बच्चों को इन्वॉल्व करें, उनका शौक डेवलप करें। जब उनका शौक डेवलप होना शुरू हो जाएगा, फिर आपको उनको उस तरफ घसीट के लाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही फ्लो करेंगे। तो बहुत शुक्रिया जी, हमें बड़ा कुछ सीखने को मिला, खास तौर पर घोड़ों के हवाले से ऐसी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है जो आज से पहले मैं उससे वाकिफ नहीं था। तो बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं मैं चौधरी बिलाल सिकंदर बंदेशा साहब का और इसके साथ मुदस्सर वसीर साहब का कि आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया। आपका बहुत शुक्रिया, हमें बहुत कुछ। और लास्ट में एक हमारा गवर्नमेंट से है, अपील करते हैं, उनसे दरखास्त है, जो इवेंट होते हैं ना, कभी कभी ये पंजाब पुलिस वाले ना हमें यहाँ पर तंग करते हैं, टेंट पैकिंग होने नहीं देते। हाँ। तो लिहाजा मेहरबानी करके हमारे हुकूमत से ये हुकूमत से अपील है, वजीर आला पंजाब से अपील है कि ऐसे खेल को, उसके अंदर जो है हर्डल, उसके अंदर रुकावट ना पैदा की जाए, क्योंकि ये एक बड़ा फ्रेंडली सा खेल है और इससे लोग बड़े मुस्तफीद होते हैं और अच्छे लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें कोई मतलब खानदानी लोग होते हैं। पुलिस बस जस्ट समहाउ किसी जगह पे आके खुद की अपने मामलात को बेहतर करने के लिए वो डिस्टर्ब करती है और इवेंट कई दफा कैंसिल हो जाते हैं। जो मेजबान होते हैं उनके लाखों रुपयों का खर्चा हुआ जो है वो दरा का दरा रहा है। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल हार्मलेस जो है खेल है और इससे लोगों की एक्टिविटीज जो है वो डेवलप हो रही है, लोगों की फिजिकल एक्टिविटीज डेवलप हो रही हैं। इसके साथ साथ शो का वक्त जो है वो खत्म हुआ है। मुझे दीजिए इजाजत, अपने अहले खाना का, अपने रिश्तेदारों का, अपने वालिदैन का, अपने दोस्तों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।